हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों हम मध्य प्रदेश की परीक्षा धाम की जो बुक है एमपीजीके की उसको डिस्कस कर रहे हैं, जो राज्य सेवा एवं मध्य प्रदेश की जो अन्य अपकमिंग परीक्षाएं हैं सब में काम आएगी। दोस्तों हम मध्य प्रदेश का सामान्य अध्ययन डिस्कस कर रहे हैं। बुक के सामने का कवर पेज आप देख सकते हैं, है ना। ये विषय सूची लिख रखी है, आपको जानकारी के लिए बता दूं। आज हम चैप्टर नंबर 12 को डिस्कस करेंगे। हम मध्य प्रदेश में एग्रीकल्चर यानी कृषि के बारे में जानेंगे। मध्य प्रदेश में कृषि को समझेंगे, उसको वीडियो को ध्यान से देखना है। आपको जानकारी के लिए बता दूं, इसके पहले मैंने 11 चैप्टर डाल चुका हूं और मेरे चैनल में प्लेलिस्ट बना चुका हूं। इसी तरीके से आप कमेंट करेंगे तो आगे के हम पूरे लेक्चर कंप्लीट करेंगे, बिल्कुल लाइन से टॉपिक वाइज। तो आइए शुरू करेंगे हम, ज्यादा बातें ज्यादा देरी ना करते हुए। मध्य प्रदेश में कृषि चैप्टर नंबर 12, मध्य प्रदेश में कृषि। तो मध्य प्रदेश में हम एग्रीकल्चर के बारे में जानेंगे दोस्तों, है ना। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम मृदा के बारे में जानेंगे। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, मृदा तो हमने पढ़ ली है इसके पहले वाले चैप्टर में। मध्य प्रदेश में जो है 5 प्रकार की मृदा का विस्तार पाया जाता है। काली मिट्टी पाई जाती है, लाल मिट्टी पाई जाती है, मिश्रित मिट्टी पाई जाती है, लेटेराइट मिट्टी एवं जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो मध्य प्रदेश में 5 प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है और यह लेक्चर मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में डाल चुका हूं। बात करेंगे फसल की, तो फसल के प्रकार, तो ऋतुओं के आधार पर फसलों को 3 प्रकार में बांटा गया है दोस्तों। ऋतुओं के आधार पर, किसके आधार पर? ऋतुओं के आधार पर। भारत में हो चाहे मध्य प्रदेश में हो, भारत में ऋतुओं के आधार पर फसलों को 3 प्रकार में बांटा गया। एक होती खरीफ की फसल, दूसरी होती रबी की फसल, तीसरी जायद फसलें और एक होती उसी में अन्य फसलें जो बो देते हैं, है ना। तो समझ में आया क्या? ऋतु के आधार पर फसलों को 3 प्रकार में बांटा गया। इसको हम डिटेल में आगे डिस्क्राइब करेंगे दोस्तों, है ना। प्रमुख फसल कौन सी है? तो देखो मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल है गेहूं, चावल, मक्का, सोयाबीन और कपास। ये सब मध्य प्रदेश की प्रमुख फसलों के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश की प्रमुख फसलें आगे हम पढ़ेंगे और डिटेल में अभी सामने चार्ट बना के इसको बता रहे हैं कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। बागवानी फसलें क्या होती है दोस्तों? बागवानी फसलों को हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर कहते हैं बागवानी फसलों को। तो बागवानी फसलों के बारे में भी पढ़ेंगे कि बागवानी फसलें होती क्या है। बागवानी को हॉर्टिकल्चर कहते हैं दोस्तों। बागवानी के अंतर्गत मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन, फूलों और फलों की खेती, चाय की खेती आदि प्रमुख विषय शामिल होते हैं इसके अंतर्गत। तो देखो फल, सब्जी, मसाले, ये सब बागवानी फसलों के अंतर्गत आते हैं। इसको भी हम आगे डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। इसके बाद हम यही लेक्चर में सिंचाई संसाधन के बारे में पढ़ लेंगे, है ना। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचित कौन से जिले हैं, ये कैसे हैं, तो सिंचाई के बारे में पढ़ेंगे, है ना। कुएं एवं नलकूप से जो सिंचाई होती है उसके बारे में देखेंगे। जो नहरों के द्वारा जो सिंचाइयां की जा रही है, जब तो कृषि अच्छी होगी दोस्तों, तालाबों से सिंचाई होती है कई जगह, और अन्य माध्यम भी होते हैं जो पाइप के थ्रू यहां से वहां पानी ले जाया जाता है ना। तो लिफ्ट प्रोसेस के थ्रू, तो ये इसके बारे में हम सिंचाई संसाधन के बारे में भी डिटेल में आगे इसी लेक्चर में पढ़ेंगे। बस आपको बने रहना है मेरे इस लेक्चर में। उसके बाद हम इसी लेक्चर में अनुसंधान केंद्र के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि कृषि से रिलेटेड जो रिसर्च सेंटर लगाए गए हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे दोस्तों। अनुसंधान केंद्रों के बारे में पढ़ेंगे जो विशेषज्ञ द्वारा कोई कृषि के क्षेत्र में लगाए गए हैं। उसके बाद हम AEG के बारे में ही पढ़ेंगे दोस्तों। AEG को एग्री एक्सपोर्ट जोन कहते हैं। एग्री एक्सपोर्ट जोन, यानी कि कृषि निर्यात क्षेत्र, जहां से कृषि का निर्यात किया जाता है, कहीं पहुंचाया जाता है अदर स्टेट में या अदर देश में, है ना। तो निर्यात किया जाता है, उसके लिए जोन बनाए गए हैं। तो उन जोनों के बारे में ही पढ़ेंगे, कहां कौन से जोन है करके। इसके अलावा प्रमुख फसलों की किस्मों के बारे में पढ़ेंगे। जो किस्म होती है एक ही जाति के होते हैं दोस्तों। जो फसलों की किस्म होती है वो एक ही जाति के होते हैं, लेकिन उनके कुछ गुणों के कारण उनको अलग नाम प्रदान किया जाता है। तो वही एक ही फसल की जाति के अन्य किस्मों के बारे में हम पढ़ेंगे दोस्तों। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं, ये सामने बताया गया है। तो आइए शुरू करते हैं हम आगे। मध्य प्रदेश में फसलों का वर्गीकरण देखते हैं। देखो अब डिस्कस करेंगे फसलों का वर्गीकरण। एक होती खरीफ की फसल और दूसरी होती रबी की फसल। तो सबसे पहले हम खरीफ की फसल को डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो इसको याद कैसे रखना है? खा से खरीफ, खा से खीर, खीर बनती चावल से, और चावल को लगता है पानी, और पानी आता है मानसून में। इसका मतलब ये खरीफ की जो फसल है ये मानसूनी फसल है ना। जून जुलाई में बोई जाती है, जून और जुलाई,
जून जुलाई में ही बोई जाती है, याद रखना है कि जून में मानसून आता है 5 जून तक के अपने मध्य प्रदेश, यानी 5 जून तक के केरल में आता है 1 जून से 5 जून तक, और 15 जून तक के अपने मध्य प्रदेश में मानसून आता है। तो जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है दोस्तों। अक्टूबर नवंबर में दिवाली होती है, तो अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है, जब तो किसान भाई बहन लोग अपने त्यौहार मनाएंगे। तो जून जुलाई में बोई जाती है खरीफ की फसल और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। खरीफ की फसल को सयालू भी कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। खरीफ की फसल को सयालू भी कहते हैं, और इसके लिए खरीफ की फसल के लिए गर्म और नम मिट्टी की आवश्यकता होती है। गर्म और नम मिट्टी की आवश्यकता होती है, काहे कि देखो जब मानसून आता है जून जुलाई में, उस टाइम पे मिट्टी गर्म रहती है, और नम जब पानी आएगा जब नम होगी तो खरीफ की फसल के लिए गर्म और नम मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसके एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो इसके एग्जाम्पल है चावल को धान कहते हैं, अरहर, सोयाबीन, कपास, मक्का, मूंगफली, बाजरा, गन्ना, ज्वार, सूरजमुखी, ये सब खरीफ की फसल के एग्जाम्पल है दोस्तों। जिसमें से देखो खरीफ की फसल के एग्जाम्पल में चावल हो गया, ज्वार, मक्का और बाजरा, ये खाद्यान्न फसलें हैं। ये जो खाद्यान्न फसलें होती है चावल, ज्वार, मक्का, बाजरा, ये खरीफ की फसल है और खाद्यान्न फसल है। तिलहन फसल की बात करेंगे खरीफ की फसल में तो कपास है, तिल और मूंगफली है। कपास, तिल और मूंगफली तिलहन फसलें, जिस फसलों से तेल निकलता है उसको तिलहन फसलें कहते हैं। दलहन फसलें बोलेंगे हम उड़द हो गया, उड़द, अरहर और मूंग, उड़द, अरहर और मूंग, ये खरीफ की फसलें। इसके अलावा अन्य फसलें देखिए जूट और तंबाकू, ये भी खरीफ की फसलें। जूट और तंबाकू ये भी खरीफ की फसलें। तो खरीफ की फसलें समझ में आ गए दोस्तों। मैंने क्या बताया ट्रिक, खा से खरीफ और खा से खीर बनती चावल से, और चावल को लगता है पानी, और पानी आता है मानसून में, और मानसून आता है जून जुलाई में। तो जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। इसे सयालू भी कहते हैं। इसके लिए गर्म और नम मिट्टी की आवश्यकता होती है। एग्जाम्पल के लिए धान हो गया, अरहर हो गया, सोयाबीन, कपास, मक्का, मूंगफली, बाजरा, गन्ना, ज्वार, सूरजमुखी, है ना। तो ये सब, सूरजमुखी नहीं आएगा इसमें, सूरजमुखी इधर है। तो ये एग्जाम्पल है दोस्तों, पूछे जा सकते हैं। ये पूरे एग्जाम्पल खरीफ की फसलें के हैं। अब बात करेंगे रबी की फसल। तो रबी की फसल देखो अक्टूबर नवंबर में खरीफ की फसल को काटे, और जैसे ही काटते हैं वैसे रबी की फसल को बो देते हैं। तो रबी की फसल जो है ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, और मार्च अप्रैल में आती है होली और शिवरात्रि। तो शिवरात्रि में आपने देखा होगा सब चढ़ाते हैं अपन गेहूं, चना, है कि नहीं। तो मार्च अप्रैल में अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। इसे उनालू भी कहते हैं। इस फसल को, रबी की फसल को उनालू भी कहते हैं। इसके लिए गर्म और शुष्क मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसके लिए गर्म और शुष्क, थोड़ी सी गर्म होगी और शुष्क मिट्टी की आवश्यकता होती है, याद रखना है। इसके एग्जाम्पल है चना, गेहूं, सरसों, मटर, अलसी, उड़द, मूंग, आलू, राई, जौ, ये सब इसके एग्जाम्पल है। तो खाद्यान्न फसल की एग्जाम्पल की बात करें रबी की फसल की, तो गेहूं और जौ हो गई, है ना। सरसों हो गया, सूरजमुखी और अलसी, ये तिलहन फसलें रबी की। दलहन में चना हो गया, मटर हो गया और मसूर हो गया, है ना। और अन्य फसलें अदरक, अफीम, लहसुन, धनिया, अदरक, अफीम, लहसुन, धनिया, ये रबी की फसलें हैं दोस्तों। ये रबी की फसलें। तो खरीफ की फसल होती है और रबी की फसल होती है, याद रखना है ना। देखो यहीं पे दिया हुआ है, प्रकार दिए हुए हैं। तो ये रबी की फसल और ये खरीफ की फसल और ये रबी की फसल। तो खरीफ की फसल मानसूनी मैंने बताया जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर या अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। और जो रबी की फसल है उसको शीतकालीन फसल कहते हैं, जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और फरवरी मार्च यानी मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। और एक होती है दोस्तों जायद फसलें, एक होती है जायद फसलें। जायद फसलें को मार्च अप्रैल में बोते हैं। मार्च अप्रैल में बोते हैं दोस्तों, जब गर्मी शुरू होती रहती है मार्च अप्रैल में बोते हैं और मई जून में काट ली जाती है। एग्जाम्पल के लिए तरबूज हो गया, तरबूज, कद्दू, मूंग, तरबूज, देखो तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी, डेंगरा, ये सब जायद फसलें में आते हैं। कौन कौन से नाम बताया मैंने? तो एक नाम बताया आपको तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी और डेंगरा, ये सब जायद फसलों में आते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है तरबूज, कद्दू और मूंग। इसके अलावा 2-3 और याद रखें, तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी और डेंगरा, ये सब जायद फसलें हैं दोस्तों। तो ये देखो यहाँ पे वही बताया गया और कुछ नहीं है। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप खरीफ की फसल के, मक्का, धान, कपास, सोयाबीन, मूंग और तिल। धान को ही चावल कहते हैं। रबी की फसल इंपॉर्टेंट है, गेहूँ, सरसों, मटर, चना, है ना। तो ये सब इंपॉर्टेंट फसलें हैं जो आपको याद रखना है। एक नोट लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश की मिट्टी का विस्तार अध्ययन हेतु पिछले अध्याय को पढ़े। तो इसके प्रीवियस लेक्चर हमने डाल चुके हैं जिसमें मध्य प्रदेश में मृदा के बारे में डिस्कस किए थे। तो समझ में आ गया, यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से आपको एग्जाम्पल याद रखना है।
खरीफ की फसल के कौन से एग्जाम्पल है? चना। खरीफ की फसल का एग्जाम्पल है चावल, चावल कोई धान कहते हैं। अरहर, अरहर तुअल। सोयाबीन, कपास, मक्का, मूंगफली, बाजरा, गन्ना, ज्वार, सूरजमुखी, ये खरीफ की फसल की एग्जाम्पल है। और रबी की फसल में आता है चना, गेहूं, सरसों, मटर, अलसी, उड़द, मूंग, आलू, राई, जौ, है ना। और जायद फसलें मैंने बता दिया, तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी, डेंगरा, कद्दू, है ना। और ये सब जायद की फसलें, तो इनको याद रखना है, इसलिए एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अन्य प्रकार के फसलों के प्रकार दिए हुए हैं, अन्य फसलों के प्रकार, है ना। तो इसको डिस्कस करते हैं, यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, को भी हम समझ लेते हैं एक बार। एक होती है रेशेदार फसलें। रेशेदार फसलें जिसे फाइबर क्रॉप कहते हैं दोस्तों। ये ऐसी फसलें होती हैं जिनसे कागज, वस्त्र, रस्सी इत्यादि बनाए जाते हैं। साधारण रूप से रेशेदार फसलें के उत्पादन को खाया नहीं जा सकता, उन्हें केवल रेशों से वस्तुएं बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो कौन सी फसल है? तो देखो जूट को गोल्डन फाइबर भी कहते हैं दोस्तों, पूछा जा सकता है। जूट फसल रेशेदार फसलें। कपास भी रेशेदार फसलें। पटसन व सनाई ये ऐसी फसलें जो रेशेदार फसलें होती है। याद रखना है इनके नाम कौन से? जूट हो गया, कपास, पटसन व सनाई, ये सब रेशेदार फसलें। बात करेंगे उद्दीपन फसलें की। स्टिमुलेंट क्रॉप। उद्दीपन फसलें ऐसी फसलें होती है जो उत्तेजित कर देती है। तो ये साइको एक्टिव औषधि होती है इनमें, एक प्रकार की उद्दीपन यानी उद्दीपन फसलें यानी उत्तेजित करने वाली फसलें। जैसे कॉफी हो गया दोस्तों। कॉफी अपन पीते हैं तो अपने दिमाग में उत्तेजित कर देती है ना। कॉफी में कैफीन होता है। कॉफी में क्या होता है? कैफीन नामक स्फूर्तिदायक पदार्थ होता है। जैसे ही हम पीते हैं, बॉडी में जैसे ही अंदर प्रवेश करता है वो, तो हमारे दिमाग को अलर्ट, एक्टिव कर देता है। तो उसमें कौन सा एक उत्तेजित पदार्थ होता है? कैफीन। कॉफी में कैफीन होता है दोस्तों। तंबाकू में निकोटीन होता है। तंबाकू में क्या होता है? निकोटीन। और तंबाकू कैसी फसल है? तंबाकू एक उद्दीपन फसलें हैं, है ना। चाय में भी कैफीन भी होता है। कैफीन और लेनिन नामक उत्तेजित पदार्थ होता है दोस्तों कॉफी में। कॉफी में थीन भी होता है। थीन पूछा जा सकता है। चाय में थीन भी होता है। चाय में थीन नामक उत्तेजित पदार्थ होता है। कॉफी में कैफीन, चाय में थीन। गांजा भी आपने देखा होगा, गांजा, है ना। गांजा भी आपने देखा होगा। तो गांजा में भी उत्तेजित पदार्थ होता है। गांजा हो गया। अफीम भी कैसी फसलें हैं? तो उद्दीपन फसलें। और जो भांग होता है दोस्तों, जो भांग की पत्तियां होती है, एक पेड़ होता है, उसकी पत्तियों में पत्तियां को पीते हैं, खाते हैं, तो ये सब उद्दीपन फसलें हैं दोस्तों। ये कैसी फसलें? ये उद्दीपन फसलें हो गया। कॉफी, तंबाकू, चाय, गांजा, अफीम और भांग। उसके बाद चारा फसलें देख लेते हैं जिसे फूडर क्रॉप कहते हैं। नेपियर, लेविया, ज्वार, रिजका, बरसीम और ल्यूसन, ये सब कैसी फसलें? ये चारा फसलें दोस्तों, जिससे चारा निकलता है, चारा फसलें है क्या नहीं। जड़ फसलें देख लेते हैं। जड़े यानी रूट क्रॉप, रूट जिनकी जड़ों को उपयोग में लिया जाता है। जैसे गाजर क्या है? एक प्रकार से गाजर जड़ है दोस्तों। मूली का जो खाने योग्य भाग होता है वो भी जड़ होता है। चुकंदर भी देखो जमीन के नीचे फलता है दोस्तों, लेकिन वो जड़ है। चुकंदर क्या है? जड़ है। चुकंदर बिल्कुुल, जिसको खून की कमी है शरीर में, तो सलाद के रूप में चुकंदर खाएं, खून की कमी दूर होती है। शकरकंद भी क्या है? जड़ है दोस्तों। तो गाजर, मूली, चुकंदर और शकंदर ये सब जड़ फसलें हैं। जड़ उपयोग में लाया जाता है। तना फसलें कौन सी है? स्टीम क्रॉप। तो आलू क्या है? तो आलू तना है दोस्तों। जमीन के अंदर तो उग रहा है, लेकिन वो एक प्रकार का तना है। अदरक क्या है? तो अदरक भी तना है, तना। लहसुन जो हम खाते हैं दोस्तों, लहसुन वो भी जमीन के अंदर होता है, लेकिन वो कैसी फसल है? तो तना फसलें। लहसुन भी तना है। प्याज भी एक प्रकार का तना है दोस्तों। प्याज जो छिलकों के रूप में होता है, लेकिन वो तना है। और हल्दी, ये सब तना फसलें हैं दोस्तों। स्टीम क्रॉप है, याद रखना है। तना कौन से? तो आलू, अदरक, लहसुन, प्याज, हल्दी, ये सब तना फसलें, है ना। तिलहनी फसलें, ऑयल सीड क्रॉप, जिससे तेल निकाला जाता है, जिन बीजों से तेल निकाला जाता है उसको ऑयल सीड क्रॉप कहते हैं। मूंगफली का तेल आपने सुना होगा, ये कैसी? तो तिलहनी फसलें। इसके अलावा अलसी, उसके अलावा राई, कुसुम, सरसों और सूरजमुखी। सूरजमुखी, इसके अलावा सोयाबीन भी आता है। सोयाबीन का तेल होता है कि नहीं। तो मूंगफली, अलसी, राई, कुसुम, सरसों, सूरजमुखी, ये तिलहनी फसलें, इसको ऑयल सीड क्रॉप भी कहते हैं दोस्तों। दलहनी फसलें, तो जिससे दाल बनाया जाता है, उसको बोलते हैं पल्सेस क्रॉप यानी दलहनी फसलें। जैसे
मटर भी एक प्रकार की दलहनी फसलें, उड़द की दाल आपने खाए होंगे, सुने होंगे, है कि नहीं खाए, मूंग दाल, तो देखो ये भी दलहन फसलें। अरहर का मतलब होता है तुअल दाल खाते हैं अपन दाल के रूप में, है ना। ये सब इसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है, जो दलहनी फसलें इनमें प्रोटीन ज़्यादा होता है। मसूर की दाल भी आपने खाए होंगे। चना दाल तो खाते ही हैं, चना में भी कैल्शियम भी होता है, प्रोटीन भी होता है ना। और बरबट्टी की दाल भी सुने होंगे, बरबट, है ना। तो ये सब दलहनी फसलें हैं दोस्तों। नगद फसल कौन सी होती है? नगद यानी कैश क्रॉप कहते हैं जिसको, नगद फसलें। तो नगद फसलें गन्ना है, गन्ना एक प्रकार की नगद फसल है दोस्तों, नगद फसल में गिना गया है गन्ना को। तंबाकू भी नगद फसल है ना। और कपास भी नगद फसल है, कपास नगद फसल है। कॉफी भी नगद फसल है, चाय भी नगद फसल है, और मूंगफली भी नगद फसल कहलाती है ना। तो क्वेश्चन अगर आता है नगदी फसलें या नगद फसल कौन सी, तो गन्ना ऑप्शन देगा तो गन्ना लगाना है, और गन्ना ऑप्शन नहीं देगा, कपास देगा तो कपास लगाना है ना। तंबाकू भी नगद फसलें, मूंगफली, चाय, कॉफी, कपास। उसके अलावा खाद्यान्न फसलें देख लेते हैं, इसको फूड ग्रेनिंग क्रॉप कहते हैं। तो गेहूं खाद्यान्न फसल है, चावल खाद्यान्न फसल है, मक्का खाद्यान्न फसल है दोस्तों। ये सब खाद्यान्न फसलें, ये सब कौन सी फसलें? ये सब खाद्यान्न फसलें हैं दोस्तों, है ना। तो ये हमको फसल के यहाँ पे फसल के अन्य प्रकार भी पता चल गए जिनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है उद्दीपन फसलें कौन सी है ना, ऑप्शन में अफीम, ऐसे ऑप्शन दे सकता है कि नहीं। तो ये हमको पता होना। इसके अलावा और इधर एक छूट गया, इसको देख लेते हैं। मध्य प्रदेश को कृषि कर्मण अवार्ड 7 बार मिल चुका है दोस्तों। 2020 में मिला एक और, तो 7 बार हमारे किसान भाइयों और दादा दादियों की मेहनत का ही नतीजा है दोस्तों। ये हमारे किसान भाइयों और दादा दादियों के मेहनत का ही नतीजा है जो मध्य प्रदेश को 7वीं बार लगातार मध्य प्रदेश को कृषि कर्मण अवार्ड से नवाजा जा चुका है। कृषि कर्मण अवार्ड की शुरुआत 2010-11 में हुई थी, 2010-11 में हुई थी, और कृषि कर्मण अवार्ड 7 बार मिल चुका है। इसको याद रखना है। ये अवार्ड कृषि के क्षेत्र में उन्नति व विकास के हेतु प्रदान किया जाता है। हमारे किसान भाइयों और दादा दादियों की मेहनत का ही नतीजा जो मध्य प्रदेश ने 7वीं बार लगातार कृषि कर्मण अवार्ड से नवाजा जा चुका है, कृषि कर्मण अवार्ड मिला है दोस्तों। उसके अलावा देखो यहाँ पे लिखा हुआ भारत के मध्य प्रदेश का फसल उत्पादन में स्थान आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, देखो यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आपको क्या समझना है, आपको ये समझना है कि दलहन उत्पादन यानी मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश जो है चना के उत्पादन में प्रथम स्थान है, दलहन के उत्पादन में प्रथम स्थान है, दलहन फसलों में सोयाबीन के उत्पादन में प्रथम स्थान है दोस्तों, है ना। ये यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसमें आप कंफ्यूजन होंगे। तो आपको मैं बता दूं, अरहर के उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है, इसको याद रखना है ना। तासित अति सोच, ये एक ट्रिक है, इसको याद रखना, सोच अति सोच। अरहर से ही दाल बनती है। अरहर के उत्पादन में और दाल के उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। तिलहन फसलों में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है, ता से तिलहन। सा से सोयाबीन के उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है, इसीलिए उसको सोया प्रदेश भी कहते हैं। चा से चना के उत्पादन में ही मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है दोस्तों, को भी पूछा जा सकता है। तो ये 4 चीज़ों में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। अब आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए प्रमुख फसलों का वर्णन दिया हुआ है, हर एक फसल को अपन डिटेल में डिस्क्राइब कर लेते हैं, जिससे उनसे रिलेटेड क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछे जाए तो हम उसको आसानी से बना पाए। तो दोस्तों अब गेहूं के बारे में डिस्कस करेंगे हम। गेहूं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वीट। गेहूं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वीट, है ना। तो ये कौन से कुल का है? तो गेहूं जो है कौन से कुल का पौधा है या कौन से कुल का पेड़ है, पौधा है? तो ग्रेमिनेसी कुल का पौधा है दोस्तों। ये कौन से कुल का है? ग्रेमिनेसी कुल का पौधा है। इसका वनस्पतिक नाम देख लेते हैं, टिटिकम एस्टिवम। टिटिकम एस्टिवम नाम याद रखना है। जब गेहूं अपने यहाँ की फसल है तो पूछी जा सकती है कि नहीं, है ना। तो ट्रिटिकम एस्टिवम ये वनस्पति नाम है, इसका याद रखना है। कौन सी जलवायु में पाया जाता है गेहूं? तो समशीतोष्ण जलवायु में पाया जाता है। समशीतोष्ण जलवायु में पाया जाता है। समशीतोष्ण जलवायु मालवा के पठार में पाई जाने वाली जलवायु है समशीतोष्ण जलवायु। समशीतोष्ण जलवायु, इसीलिए हमारे यहाँ मालवा के पठार में सर्वाधिक गेहूं होता है कि नहीं। गेहूं के सर्वाधिक उत्पादन के कारण मालवा के पठार को गेहूं की डालिया के रूप में भी जाना जाता है। औसत वर्षा, तो देखो गेहूं को कम पानी लगता है, तो 75 से लेकर 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है मात्र इसमें। 75 से लेकर 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है गेहूं में,
क्वेश्चन पूछा जा सकता है गेहूं को कितना पानी लगता है, तो 75 से लेकर 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। इसकी किस्में देख लेते हैं। किस्में तो सरबती नाम की एक किस्म है गेहूं की दोस्तों, सरबती नाम की किस्म है गेहूं की, और ये इंपॉर्टेंट किस्म है। ये क्वेश्चन एक बार बना है, गेहूं की सबसे अच्छी गुणवत्ता सरबती नस्ल की होती है। गेहूं की सबसे अच्छी गुणवत्ता कौन सी नस्ल की है? गेहूं की सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला गेहूं कौन सा है? तो सरबती वाला, सरबती सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला गेहूं है, पूछा जा सकता है। अगला किस्म का नाम है राज नाम की किस्म है, ये भी गेहूं का है। लोकमान नाम का किस्म है, ये भी गेहूं की है ना। सुजाता इंपॉर्टेंट है। सुजाता के बाद कल्याण सोना नाम का गेहूं आता है एक, जो किसान लोग है, किसान भाई बहन लोग हैं, उनको सब पता होगा, लेकिन कल्याण सोना नाम का किस्म वो आता है, गेहूं आता है। मैक्रोनी नाम का भी गेहूं है एक, मैक्रोनी ये किस्म है दोस्तों, है ना। जाति किस्म क्या होती है? तो वही जाति के होते हैं, लेकिन उनकी कुछ अलग गुणवत्ता या अलग गुण के कारण उनको अलग नाम प्रदान किया जाता है ना। मैक्रोनी गेहूं। इसके अलावा एक और गेहूं का किस्म है जिसका नाम है ट्रिटिकल गेहूं। ये ट्रिटिकल गेहूं जो है, ये गेहूं और जौ के संकरण से वैज्ञानिकों द्वारा निर्माण किया गया दोस्तों, है ना। तो ये क्रॉस करके बनाया गया, एक राई हो गया और गेहूं, इन दोनों के क्रॉस से बनाया गया वैज्ञानिकों के द्वारा, जिसका नाम है ट्रिटिकल गेहूं। जिसका नाम क्या है? ट्रिटिकल गेहूं। ऐसा गेहूं है जो राई और गेहूं के क्रॉस से बनाया गया दोस्तों, वैज्ञानिकों द्वारा निर्माण किया गया है। इसके अलावा गेहूं के रोग देख लेते हैं। तो एक टिंटू रोग क्वेश्चन आ सकता है। टिंडू रोग किस फसल में होता है? तो गेहूं में होता है टिंडू रोग। उसके अलावा किट्टू रोग को रस्ट रोग भी कहते हैं, रस्ट। क्वेश्चन आ सकता है, रस्ट रोग किस फसल में होता है? तो गेहूं में होता है। रस्ट रोग किस फसल में होता है? तो गेहूं में होता है। अग्रणी उत्पादन जिले देख लेते हैं। जो देखो, सर्वाधिक गेहूं अपने मध्य प्रदेश में होशंगाबाद में होता है दोस्तों। नर्मदा नदी के किनारे होशंगाबाद में गेहूं सर्वाधिक हमारे होशंगाबाद में होता है। सीहोर जिले में भी गेहूं होता है सर्वाधिक, नरसिंहपुर में भी गेहूं सर्वाधिक होता है। देखो, गेहूं तो सबसे ज्यादा मालवा के पठार तरफ होता ही होता है ना। लेकिन यहां बोला गया अग्रणी जिले। ऐसा कौन सा जिला है जहां सर्वाधिक होता है? तो होशंगाबाद हो गया, सीहोर हो गया और नरसिंहपुर हो गया। अब गेहूं से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं। मध्य प्रदेश की प्रमुख खाद्यान्न फसल पूछेगा दोस्तों, तो गेहूं है मध्य प्रदेश की प्रमुख। देखो, भारत की नहीं, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल चावल है, लेकिन मध्य प्रदेश की प्रमुख खाद्यान्न फसल पूछेगा तो गेहूं है, याद रखना है। मध्य प्रदेश की प्रमुख खाद्यान्न फसल गेहूं है ना। गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है दोस्तों। गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, पंजाब में होता है, हरियाणा में होता है, पंजाब हरियाणा में होता है, और ऐसा करके मध्य प्रदेश का तृतीय स्थान है ना। मध्य प्रदेश का गेहूं के उत्पादन में तृतीय स्थान है। तृतीय कैसे? तो सर्वाधिक गेहूं उत्तर प्रदेश में होता है, पंजाब और हरियाणा दोनों में भी होता है। हेक्टेयर में देखा जाए तो पंजाब हरियाणा दोनों ऐसे जिले, तो तीसरा स्थान लगता है मध्य प्रदेश का। तो गेहूं के उत्पादन में मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान है, इसको याद रखें, है ना। उसके अलावा हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव, जो हरित क्रांति आई थी दोस्तों, उसको आगे हम पढ़ेंगे। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव गेहूं की खेती में ही पर ही पड़ा था, गेहूं की खेती पर ही पड़ा था, है ना। और गेहूं अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो गेहूं अनुसंधान केंद्र पावरखेड़ा होशंगाबाद में बनाया गया गेहूं अनुसंधान केंद्र, होशंगाबाद में बनाया गया पावरखेड़ा में, है ना। आगे पढ़ेंगे इसको हम। पावरखेड़ा में बनाया गया गेहूं अनुसंधान केंद्र। इसके अलावा गेहूं की किस्म भी देख लिए, और मालवा के पठार में सर्वाधिक गेहूं होता है, इसलिए उसको गेहूं की डालिया के रूप में भी जाना जाता है। तो इतने क्वेश्चन गेहूं से बन सकते हैं, बस मैंने बता दिया, है ना। अब देखते हैं आगे, हम बात करेंगे अब चावल की, राइस की। राइस यानी चावल, ये कौन से कुल का है? तो ग्रेमिनेसी कुल का ही है। जैसे गेहूं कुल का था ना, वैसे ये भी ग्रेमिनेसी कुल का है। इसका वनस्पतिक नाम क्या है? ओराइजा। इसका वनस्पतिक नाम इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसका वनस्पतिक नाम क्या है? ओराइजा सेंटाइवा, ओराइजा सेटाइवा, इसका नाम याद रखना है, जैसे गेहूं का आपने याद रखे हो, है कि नहीं। जलवायु देख लेते हैं, तो ये उष्णकटिबंधीय जलवायु में पाया जाता है। जो चावल का फसल है वो उष्णकटिबंधीय जलवायु में ही ज़्यादा होता है ना। औसत वर्षा, तो इसके लिए औसत वर्षा, देखो चावल को ज़्यादा पानी लगता है दोस्तों, चावल की फसल को ज़्यादा पानी लगता है, इसलिए तो हम जब मानसून आता है बरसात के मौसम में ही, जून जुलाई में ही बोते हैं, तो इसको ज़्यादा पानी लगता है। तो 100 सेंटीमीटर से अधिक पानी लगता है। इसका मतलब देखो, इसका आपको एग्जैक्ट बता रहा हूँ, 125 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा की आवश्यकता होती है। 125 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक वर्षा की आवश्यकता होती है चावल को, क्योंकि चावल को पानी ज़्यादा लगता है।
है कि नहीं? किस्में देख लेते हैं कौन सी। तो चिन्नौर, एक चिन्नौर का चावल होता है दोस्तों जो हमारे बालाघाट जिले में होता है, बालाघाट जिले से ही हूं मैं, तो चिन्नौर का चावल है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चावल है ये। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में खास तौर पर उगाए जाने वाला चिन्नौर राइस अपनी खुशबू के लिए जाना जाता है। यह बहुत ही मुलायम होता है और इसे पकाने में पानी भी कम लगता है। इसे खीर के लिए भी सबसे अच्छा चावल माना जाता है। चिन्नौर राइस बालाघाट में जीआई टैग मिला है, तो जीआई टैग भी मिला है इसको। क्या है? चिन्नौर राइस का उत्पादन बालाघाट क्षेत्र में किया जाता है। बालाघाट क्षेत्र में किया जाता है दोस्तों। इसको 2021 में जीआई टैग से नवाजा गया है। चिन्नौर का चावल को 2021 में इसको जीआई टैग मिला है, भौगोलिक संकेत मिला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चावल है ये, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। 2021 में इसको जीआई टैग मिला है चिन्नौर के चावल को, है ना। जीआई टैग क्या होता है आप जानते हैं? भौगोलिक संकेत होता है एक प्रकार का, जो वहाँ की जलवायु को, वहाँ के भौगोलिक संकेतों को दर्शाता है। जीआई टैग के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो 2021 में चिन्नौर के चावल को जीआई टैग मिला है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा, बालाघाट जिले में होता है। बालाघाट के जो कायदी तरफ, वारासुनी के पास जो कायदी है वहाँ पे होता है भरपूर तरीके से। चिन्नौर का चावल क्वेश्चन आ सकता है, कौन से चावल को जीआई टैग मिला है? चिन्नौर के चावल को। इसके अलावा किस्म देख लेते हैं, तो रंजीत सब वन भी एक किस्म है चावल की। अमन भी एक किस्म है चावल की। गोल्डन राइस, एक गोल्डन राइस आता है दोस्तों, एक गोल्डन कलर का चमकता है थोड़ा सा हो, तो गोल्डन राइस ये विटामिन ए का अच्छा स्रोत माना जाता है गोल्डन राइस। इसके अलावा हंसा नाम का एक किस्म है चावल की, हंसा नाम की एक किस्म है। इसके अलावा शुष्क सम्राट भी नाम की एक किस्म है। और काली मूछ का चावल, ये काली मूछ का एक काला कलर का चावल होता है। काली मूछ का चावल, ऐसा माना जाता है काली मूछ के चावल का जन्म ग्वालियर अंचल में हुआ था, और काली मूछ का चावल बैतूल में भी होता है दोस्तों, और कुछ कुछ जिले में होता है मध्य प्रदेश के। आगे समझ। रोग देख लेते हैं, तो अंगमारी नाम का एक रोग होता है चावल में। इसको इंग्लिश में ब्लाइट रोग भी कहते हैं, ब्लाइट रोग। और खैरा रोग भी चावल में होता है। तो अंगमारी रोग और खैरा रोग ये दोनों चावल के रोग हैं, इनको याद रखना है। इसके अलावा अग्रणी उत्पादन जिले देख लेते हैं, तो बालाघाट जिले में सर्वाधिक चावल होता है दोस्तों। बालाघाट को धान जिला या धान जिला भी कहते हैं, धान को ही चावल कहते हैं। बालाघाट को धान जिला या धान का कटोरा ही बोल सकते हैं, है ना। तो बालाघाट में सर्वाधिक होता है। मैं बालाघाट से हूँ, सब जगह इधर जितनी बंदियां हैं सब चावल लगाते हैं, है ना। पानी भी आता है इधर साइड अच्छा, और सिंचाई के स्रोत भी है, तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई होती है, और चावल होता है बालाघाट में सबसे ज़्यादा। बालाघाट के अलावा सिवनी में भी चावल देखने को मिलता है ना। बालाघाट सिवनी जो है ये चावल बेल्ट है, ये दोस्तों ये चावल बेल्ट है बालाघाट सिवनी, है ना। और जो पूर्वी मध्य प्रदेश है छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है, तो ये सब चावल बेल्ट है बालाघाट सिवनी वाला। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चावल बेल्ट बालाघाट में सर्वाधिक होता है, याद रखना है। अब चावल से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। चावल के उत्पादन में मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान है दोस्तों। चावल के उत्पादन में मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान है। देखो सर्वाधिक चावल वर्तमान में होता है पश्चिम बंगाल में, है ना, पश्चिम बंगाल। प्रथम स्थान पर है पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पर है। दूसरे स्थान पर है छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर है। और छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं। धान का कटोरा उसको उपनाम दिया गया है क्योंकि वहाँ सर्वाधिक चावल होता है करके उसको धान का कटोरा उपनाम दिया गया है। लेकिन अगर उत्पादन में देखें तो पश्चिम बंगाल का प्रथम स्थान है और तीसरा नंबर लगता है दोस्तों मध्य प्रदेश का। तो क्वेश्चन आ सकता है चावल के उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? चावल के उत्पादन में मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान है। लेकिन प्रति हेक्टेयर में देखें तो प्रति हेक्टेयर में देखो, मैंने क्या बताया आपको, चावल के उत्पादन में पश्चिम बंगाल प्रथम पर है, लेकिन प्रति हेक्टेयर में पंजाब प्रथम है। प्रति हेक्टेयर निकाला गया तो पंजाब प्रथम है। तो चावल के उत्पादन में प्रथम स्थान है पश्चिम बंगाल का, लेकिन प्रति हेक्टेयर में देखें तो पंजाब, है ना। तो इसके लिए वर्षा अधिक पड़ती है, 125 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक वर्षा की आवश्यकता होती है। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है दोस्तों। क्वेश्चन आ सकता है भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? तो भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है चावल। मध्य प्रदेश की प्रमुख खाद्यान्न फसल पूछेगा तो गेहूं लगाना है, और भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल पूछेगा तो चावल लगाना है। चावल अनुसंधान केंद्र बड़वानी में दोस्तों, हमारा बड़वानी जिला जो है वहाँ बनाया गया चावल अनुसंधान रिसर्च सेंटर बड़वानी में बनाया गया दोस्तों, है ना। बस तो चावल से इतना ही, ये सभी जो मैंने बताया इसको याद रखना है, क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे बात करेंगे हम मक्का की। मक्का को इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों? CORN, कॉर्न, है ना, कॉर्न बोलते हैं। तो देखो ये कौन से कुल का है? तो ये भी वही कुल का है, ग्रेमिनेसी कुल का। कौन से कुल का है ये? तो ग्रेमिनेसी कुल का ये मक्का भी, है ना। इसका वनस्पतिक नाम है जिया मेज। इसका वनस्पतिक नाम क्या रखा गया है? जिया मेज,
तो मक्का का वनस्पति नाम है जिया मेज। किस्म देखते हैं तो पिंटल, डेंट, सरताज, गंगा 11, डेक्कन, ये सब इसकी किस्में हैं दोस्तों। तो किस्मों के नाम क्या क्या है देखो, पिंटल हो गया, डेंट हो गया, सरताज, गंगा 11, डेक्कन, है ना, ये सब मक्का की किस्म है। रोग देखते हैं इसमें तो व्हाइट वार्ट नाम का एक रोग होता है, व्हाइट कलर का दिखने लगता है ऊपर में, जो उसकी त्वचा होती है किसकी, भुट्टे की, वो व्हाइट दिखने लगती है ना, तो व्हाइट वार्ट रोग। अग्रणी उत्पादक जिले देखते हैं तो छिंदवाड़ा में सर्वाधिक मक्का होता है ना, और उसके अलावा नीमच में भी होता है, तो छिंदवाड़ा में होता है सर्वाधिक। तो देखो छिंदवाड़ा में ही मक्का फेस्टिवल भी मनाया जाता है दोस्तों। मक्के का फेस्टिवल मनाया जाता है, मक्के से क्या क्या चीज़ें बनती है और पूरा उसमें बताया जाता है। 2 दिवसीय मक्का फेस्टिवल मनाया गया था, जिसको क्या बोलते हैं, मनाया जाता है हर साल, जिसको बोलते हैं कॉर्न, CORN, कॉर्न फेस्टिवल। ये कहाँ होता है, ये होता है छिंदवाड़ा में दोस्तों, है ना। कमलनाथ ने इसकी शुरुआत किया इस फेस्टिवल की। तो मक्का फेस्टिवल जो पूरे भारत में प्रसिद्ध है, अंतर्राष्ट्रीय फेस्टिवल होता है एक प्रकार का मक्का फेस्टिवल। मक्का को इंग्लिश में क्या कहते हैं मैंने बता दिया, CORN, कॉर्न फेस्टिवल पूछा जाएगा, है ना। और मक्का जो है इसको अपन भुट्टा, जो समझ रहे हो कि नहीं, भुट्टा खाए हो कि नहीं, भुट्टा बरसात में रोड के किनारे भी बिकता है और उसको भूंज के खाते हैं, भुट्टा को ही मक्का कहते हैं। तो मक्का फेस्टिवल होता है ना। तो मक्का से इतने ही क्वेश्चन बन सकते हैं, बस ये याद रखें मक्का फेस्टिवल कहाँ होता है, तो छिंदवाड़ा में होता है, जिसको कॉर्न फेस्टिवल कहते हैं। और कहाँ पे होता है सर्वाधिक मक्का, तो छिंदवाड़ा में होता है मक्का, भुट्टा उसी को बोलते हैं। अब बात करेंगे हम कॉफ़ी की। तो कॉफ़ी तो आप लोगों ने पिए होंगे, चाय तो पीते ही हैं रोज़, कॉफ़ी कभी कभी तो पीते हैं, है ना। तो कॉफ़ी कौन से कुल का है, तो कॉफ़ी है रूबियासी, है ना। देखो इंग्लिश नाम अलग होते हैं, हिंदी नाम अलग छपते हैं, है ना, इसलिए इसको देख लेना है थोड़ा सा। रूबिएसी हिंदी में क्या है, रूबिएसी, हिंदी में रूबिएसी, और इंग्लिश में RUBIACEAE, रूबिएसी, है ना, रूबिएसी। तो ये कॉफ़ी का जो कौन से कुल का है कॉफ़ी, तो रूबिएसी कुल का है। इसकी किस्में देख लेते हैं तो अरेबिका नाम की एक किस्म होती है दोस्तों, ये कॉफ़ी की किस्म है जिसका नाम क्या है, अरेबिका। ये उच्च कोटि की किस्म है, यानी अच्छी कोटि की किस्म है जिसका नाम है अरेबिका किसकी किस्म है, तो कॉफ़ी की है। रोबेस्टा नाम की एक किस्म है दोस्तों, जो कॉफ़ी की किस्म है, जो भारत में सर्वाधिक उत्पादन होता है इसका, रोबेस्टा, है ना, रोबेस्टा नाम की किस्म। लाइबेरिका नाम की भी किस्म है एक, लाइबेरिका नाम की भी एक किस्म है। ये किसकी किस्म है, ये कॉफ़ी की है। और अग्रणी जिला कौन सा है, तो बैतूल में ही होता है मात्र, हमारे कॉफ़ी मध्य प्रदेश में मात्र एकमात्र जिला बैतूल में होता है। बैतूल में कुकरू हिल्स, कुकडू लिखा हुआ है लेकिन कुकरूच है वो, कुकरू की पहाड़ी है दोस्तों, कुकरू की पहाड़ी बैतूल में है, वहाँ पे होता है मात्र कॉफ़ी, अपने मध्य प्रदेश में एकमात्र जगह, है ना। तो बैतूल जिले की जो भैंसादेही तहसील के कुकरू की पहाड़ी पर ब्रिटिश नागरिक सेंट विलफोर्ड एवं फ्लोरेंस हेंड्रिक्स ने, 2 ब्रिटिश नागरिक थे जो वहीं पे रहते थे, और वहीं पे रहने के पश्चात उन्होंने जो वहाँ की पहाड़ी थी उसमें कॉफ़ी के बागबान लगाए थे। कॉफ़ी के 110 हेक्टेयर में कॉफ़ी के बागबान लगाए थे और उसकी देख रेख करके कॉफ़ी का उत्पादन कर रहे थे। तो हमको ये दोनों ब्रिटिश नागरिकों के नाम पता होना पूछे जा सकते हैं कि मध्य प्रदेश में कॉफ़ी की शुरुआत किसने, कॉफ़ी के बागवान किसने लगाए थे। तो उन दोनों ब्रिटिश नागरिकों का नाम था सेंट विलफोर्ड एवं फ्लोरेंस हेड्रिक्स। ये दोनों का नाम याद रखना है दोस्तों, ये दोनों का नाम याद रखना पड़ेगा अपने को, एग्जाम क्लियर करना है तो कुछ भी पूछा जा सकता है ना। तो क्या नाम है उनका, सेंट विलफोर्ड एवं फ्लोरेंस हेड्रिक्स ने 110 हेक्टेयर में कॉफ़ी के बागवान लगाए थे, 110 हेक्टेयर में कॉफ़ी के बागवान लगाए थे। और कॉफ़ी देखो, कॉफ़ी पूरे विश्व में सर्वाधिक कहाँ होता है दोस्तों, तो ब्राज़ील में होता है, ब्राज़ील में। लेकिन मध्य प्रदेश में जो भारत में दक्षिण भारत में कॉफ़ी होता है दोस्तों, भारत में दक्षिण भारत में कॉफ़ी होता है, कर्नाटक में होता है, केरल में होता है और तमिलनाडु में होता है। तो दक्षिण भारत में 3 ही जगह है जहाँ कॉफ़ी होता है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में होता है, और मध्य प्रदेश के बैतूल में होता है मात्र। आ गया समझ में कॉफ़ी से जो भी क्वेश्चन आएंगे। कॉफ़ी में कैफीन नामक उत्तेजित पदार्थ होता है दोस्तों, कैफीन नामक उत्तेजित पदार्थ होता है।
जैसे ही अपन पीते हैं तो अपने पेट में जाने के बाद एक स्फूर्ति का एहसास करवाता है, माइंड में बिल्कुल एक्टिव हो जाता है माइंड। तो कैफीन नामक उत्तेजित पदार्थ होता है और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है ये, है ना। कॉफ़ी से इतना ही याद रखना जो भी पूछे जाते हैं। अब बात करेंगे हम सोयाबीन की। अगला है सोयाबीन। सोयाबीन कौन से कुल का है? तो लेग्यूमिनेसी कुल का है ये कौन से कुल का पौधा होता है? तो लेग्यूमिनेसी कुल का पौधा होता है। लेग्यूमिनेसी कुल ऐसे कुल होते हैं दोस्तों जिसमें नाइट्रोजन का यौगीकरण भी किया होता है। दलहनी फसलों के सर्वाधिक उपयुक्त जैविक उर्वरक, है ना। जैविक उर्वरक यानी वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ठीक करने में मदद करता है। इसमें एक जीवाणु पाया जाता है दोस्तों, इसमें एक जीवाणु पाया जाता है इनकी जड़ों में एक लेग्यूमिनस कुल की जड़ों में एक जीवाणु पाया जाता है जिसका नाम है राइजोबियम नामक एक इनकी जड़ों में एक जीवाणु पाया जाता है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ठीक करता है, उसका स्थिरीकरण करता है दोस्तों। तो सोयाबीन का वनस्पतिक नाम है ग्लाइसिन मैक्स इसका नाम है, इंपॉर्टेंट है ना। उसके अलावा देखो और क्या है, इसकी किस्में देखिए। तो सोयाबीन की एक किस्म है अहिल्या, अलंकार, पीएच 1024, समृद्धि और प्रतिकार। अग्रणी जिले हैं उज्जैन में सर्वाधिक सोयाबीन होता है और धार में भी होता है। तो अग्रणी जिले प्रथम स्थान पर है उज्जैन दोस्तों। तो सोयाबीन समझ में आ गया। सोयाबीन से इतने ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। सोयाबीन से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? तो सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन के कारण मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहते हैं। मध्य प्रदेश में देश का कम से कम 65% सोयाबीन होता है दोस्तों। इसका वैज्ञानिक नाम ग्लाइसिन मैक्स है। सर्वाधिक प्रोटीन होता है इसमें, सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन होता है। कम से कम 38 से लेकर 40% प्रोटीन पाया जाता है। सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर में है। सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर में है। सर्वाधिक सोयाबीन उज्जैन जिले में होता है। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन प्लांट उज्जैन में है। सहकारी क्षेत्र का सोयाबीन प्लांट सिवनी में है दोस्तों। सहकारी क्षेत्र का पूछेगा तो सिवनी में है। और एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन प्लांट उज्जैन में है और सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर में है दोस्तों। अगला बात करेंगे हम सोयाबीन के बाद कपास की। तो ये मध्य प्रदेश की प्रमुख नकदी फसल है। क्वेश्चन आता है मध्य प्रदेश की प्रमुख नकदी फसल कौन सी है? कपास ऑप्शन देगा तो कपास लगाना है, और कपास और गन्ना दोनों ऑप्शन देगा तो कपास ही लगाना है। अगर कपास ऑप्शन नहीं देगा, गन्ना देगा तो गन्ना लगाना है ना। तो मध्य प्रदेश की प्रमुख नकदी फसल है। ये कौन से कुल का है? तो ये मालवेसी कुल का है। ये कैसा कुल, कौन से कुल का पौधा है? तो ये मालवेसी कुल का पौधा है। इसकी किस्में देख लेते हैं। एक तो श्यामली नाम की किस्म है ना। श्यामली नाम की किस्म है। सुविन नाम की भी एक किस्म है जो गन्ने की किस्म कपास की किस्म है। महालक्ष्मी नाम की भी एक किस्म है जो कपास की किस्म है। और जयलक्ष्मी नाम की भी किस्म है दोस्तों। ये किसकी? कपास की किस्म है। अग्रणी उत्पादक जिले देखते हैं तो खंडवा और खरगोन। तो खंडवा को पूर्वी निमाड़ कहते हैं और खरगोन को पश्चिमी निमाड़ कहते हैं। और खंडवा खरगोन जो निमाड़ क्षेत्र जो है दोस्तों, जो निमाड़ क्षेत्र है खंडवा खरगोन बड़वानी बुरहानपुर वाला, वहाँ गहरी काली मिट्टी पाई जाती है और गहरी काली मिट्टी में ही कपास होता है ना। कपास की खेती अच्छी होती है। तो खंडवा खरगोन बड़वानी बुरहानपुर को सुनहरे जिले के नाम से भी जाना जाता है। इनको सुनहरे जिले कहते हैं। क्यों? काहे कि कपास जब खिलता है तो सुनहरे दिखता है ना, सुनहरे रंग के दिखाई देते हैं, तो इनको सुनहरे जिले के रूप में भी जाना गया है। तो कपास से और क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? तो मध्य प्रदेश की प्रमुख नकदी फसल है। कपास का सर्वाधिक उत्पादन निमाड़ क्षेत्र में होता है दोस्तों। कपास का सर्वाधिक उत्पादन निमाड़ क्षेत्र में भी होता है। इसके अलावा मालवा क्षेत्र में भी होता है क्योंकि वहां भी मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी। लेकिन कपास का सर्वाधिक उत्पादन निमाड़ क्षेत्र में होता है और निमाड़ क्षेत्र के भी खरगोन में होता है दोस्तों। सबसे ज्यादा कपास कौन से जिले में होता है पूछा जाएगा तो खरगोन जिले में होता है। कपास अनुसंधान केंद्र खरगोन में बनाया गया है। कपास के लिए रिसर्च सेंटर खरगोन में बनाया गया है। और ये जो एक ऐसी फसल है कपास की फसल, इसको कम से कम पूर्ण रूप से पकने में 10 से 14 माह लग जाते हैं। 10 से 14 माह लगते हैं पूर्ण रूप से इसको पकने में, बड़े होने में, है ना। और देखो एक बड़वानी में एक जगह का नाम है दोस्तों। बड़वानी में एक जगह का नाम है जिसका नाम है अंजड़ नाम का जगह है बड़वानी में। ये अंजड़ नाम का जो जगह है बड़वानी में अंजड़ स्थित है। यहाँ पर सर्वाधिक अच्छी किस्म का कपास होता है। यहाँ पे सर्वाधिक अच्छी किस्म का कपास होता है। कभी क्वेश्चन आ सकता है अंजड़ क्यों प्रसिद्ध है? तो कपास के लिए, है ना। अंजड़ क्यों प्रसिद्ध है? तो कपास के लिए, है ना। कपास जिला किसको बोलते हैं? कभी पूछा जाएगा कपास जिला किसको कहते हैं? तो खरगोन को कपास जिला कहते हैं। सर्वाधिक कपास खरगोन में होता है ना।
और कपास को सफेद सोना भी कहते हैं दोस्तों, कपास को सफेद सोना भी कहते हैं, सफेद सोना। और बस इतना ही है कपास से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मैंने आपको बता दिया। अब बात करेंगे हम तंबाकू की। तंबाकू का वनस्पतिक नाम है निकोटियाना। निकोटियाना, निकोटीन होता है ना इसमें, इसलिए इससे याद रख सकते हैं आप निकोटियाना। कौन सी जलवायु में होता है कपास? तो उष्णकटिबंधीय जलवायु में पाए जाने वाला पौधा है ये, उष्णकटिबंधीय जलवायु में पाए जाने वाला। इसकी किस्में देख लेते हैं। तो एक है निकोटियाना रेटिस्का, निकोटियाना रेटिस्का ये इसकी किस्म है, और दूसरा है निकोटियाना टोबेकम, निकोटियाना टोबेकम, ये दो इसकी किस्म है दोस्तों तंबाकू की। और अग्रणी उत्पादक जिले देखें तो रीवा और सतना में होता है। अपने मध्य प्रदेश में मात्र दो ही जगह, रीवा तरफ थोड़ी बहुत खेती होती है, रीवा और सतना तरफ पे होती है। भारत में सर्वाधिक तंबाकू कहाँ होती है? तो आंध्र प्रदेश में तंबाकू सर्वाधिक होता है भारत में, है कि नहीं? तो तंबाकू से इतना ही। अब बात करेंगे हम गन्ना। गन्ना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। गन्ना किस कुल का है? तो गन्ना पोएसी कुल का है। पोएसी कुल का पौधा है ये। गन्ना जो है पोएसी कुल का है और ग्रास फैमिली से संबंधित है। ग्रास फैमिली से संबंधित पौधा ये, ग्रास फैमिली है ना, ग्रास फैमिली। इसका वनस्पतिक नाम है सौक्रम आफीसी नेरम, सौक्रम आफीसी नेरम इसका साइंटिफिक नेम है, याद रखना। वनस्पतिक नाम कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो सौक्रम आफीसी नेरम है ना, ये उष्णकटिबंधीय जलवायु में पाए जाने वाला पौधा ये भी। और इसकी किस्में हैं एक बाहुबली और श्रीमुख। बाहुबली और श्रीमुख ये गन्ना की किस्में हैं। बाहुबली और श्रीमुख गन्ना की किस्में हैं दोस्तों। अग्रणी उत्पादक जिले हैं कौन से? तो देखो सर्वाधिक गन्ना होता है मध्य प्रदेश में नरसिंहपुर में दोस्तों। सर्वाधिक गन्ना मध्य प्रदेश में होता है नरसिंहपुर में। नरसिंहपुर के अलावा बालाघाट में भी गन्ने की खेती होती है। बालाघाट जिले में भी गन्ने की खेती होती है। बालाघाट के अलावा छिंदवाड़ा में भी गन्ने की खेती होती है। और मंडला में भी गन्ने की खेती होती है। तो यहाँ भी कुछ खेतियाँ हो रही है कई साइड में, है ना। तो सर्वाधिक किस जिले में होता है? तो नरसिंहपुर में। लेकिन उसके अतिरिक्त बालाघाट, छिंदवाड़ा और मंडला में भी गन्ना होता है ना। गन्ने की फसल ऐसी फसल है, इसको पकने में 9 से 14 माह लग जाते हैं। अच्छी पूर्ण रूप से मोटे होने में पकने में 9 से 14 माह लग जाते हैं। इसे साल भर की फसल भी कहते हैं। गन्ने की फसल को साल भर की फसल भी कहते हैं। और गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ बनाया गया अपने मध्य प्रदेश में? तो गन्ना अनुसंधान केंद्र बोहानी नरसिंहपुर में बनाया गया है। बोहानी नरसिंहपुर में गन्ना अनुसंधान केंद्र, बोहानी नरसिंहपुर में, है ना। समझ में आ गया गन्ना से। गन्ना मध्य प्रदेश की प्रमुख नकदी फसलों में आती है। गन्ना भी, कपास भी नकदी फसल है और गन्ना भी नकदी फसल है। अब अगला देखिए मूंगफली कौन से कुल का पौधा है? तो लेग्यूमिनेसी कुल का पौधा है मूंगफली। इसका वनस्पतिक नाम क्या है? इसका वनस्पतिक नाम है एराकिस हाइपोजिया इसका साइंटिफिक नेम है दोस्तों। और ये भी उष्ण कटिबंधीय जलवायु में पाए जाने वाला पौधा है। इसकी किस्में देखेंगे हम तो कौशल, चंद्रा, चित्रा और विक्रम इसकी किस्में हैं दोस्तों। मूंगफली की किस्में हैं कौशल, चंद्रा, चित्रा और विक्रम। अग्रणी उत्पादक जिले हैं खंडवा और खरगोन। एक बार क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों पीईबी के एग्जाम में कि मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? तो ऑप्शन में खरगोन था, खंडवा नहीं था, खरगोन था। तो खरगोन याद रखना है, खरगोन जिले में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन होता है। इसके अलावा और कुछ जिले हैं जहां उत्पादन होता है, छिंदवाड़ा हो गया, शिवपुरी, ऐसे कुछ और जिले हैं, सिवनी, है ना। लेकिन अपने को ये याद रखना है ये 2 जिले इंपॉर्टेंट है अग्रणी, जिसमें से सर्वाधिक उत्पादन खरगोन में होता है मूंगफली का। तो मूंगफली से इतना ही इसमें ही प्रोटीन होता है कि नहीं। बात करेंगे अब सरसों की दोस्तों। सरसों तो आपको सरसों बता दूं जानकारी के लिए, भिंड मुरैना बेल्ट जो है ये सरसों बेल्ट है। जो हमारा मध्य भारत का पठार जो है, जो भिंड और मुरैना बेल्ट जो है ये सरसों बेल्ट कहलाता है। और मुरैना को सरसों जिला कहते हैं। जो मुरैना है, मुरैना को सरसों जिला कहते हैं। तिलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है दोस्तों। तिलहन फसलों में ही आती है सरसों की फसल। तिलहन फसलों में ही आती है सरसों की फसल। और तिलहन के उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। सर्वाधिक राई भी मुरैना जिले में होता है। एक राई फसल होती है कि नहीं, राई, सर्वाधिक राई भी मुरैना में होता है, याद रखना है ना। और मुरैना में शहद का भी उत्पादन किया जा रहा है। मुरैना में जो शहद होता है, एपी कल्चर, है ना, उसका भी उत्पादन किया जा रहा है। तो सरसों का जो कौन से कुल का है? तो ब्रेसाकेसी कुल का पौधा है। सरसों जो है ब्रेसाकेसी कुल का पौधा है। तो सरसों से समझ में आ गया इसका ये कौन से कुल का है? तो ब्रेसाकेसी कुल का है। और ब्रेसिका
टिस ब्रेसिका कंप्रेस्टिस इसका साइंटिफिक नेम है दोस्तों। ये समशीतोष्ण जलवायु में पाए जाने वाला पौधा है। ये इसकी एक किस्म है जिसका नाम है पूसा बोल्ड। पूसा बोल्ड किसकी? सरसों की किस्म है पूसा बोल्ड। और अग्रणी उत्पादन जिले मुरैना को सरसों जिले कहते हैं, और मुरैना, भिंड, ग्वालियर ये सरसों बेल्ट जो मध्य भारत के पठार में, वहाँ पे सरसों की खेती ज़्यादा होती है। तो सरसों से इतना ही। अब बात करते हैं हम अफीम की। दोस्तों अफीम बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हर बार क्वेश्चन बनाते आ रहा है आयोग अफीम से। तो अफीम का वनस्पतिक नाम क्या होता है दोस्तों? तो पेपावर सोमनीफेरम, FERUM, सोमनीफेरम है ना। तो पेपावर सोमनीफेरम इसका साइंटिफिक नेम है। अग्रणी उत्पादक जिले हैं मंदसौर और नीमच। तो देखिए दोस्तों यहां से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अफीम बेल्ट कहलाता है दोस्तों जो नीमच मंदसौर बेल्ट जो है, नीमच मंदसौर या मंदसौर नीमच बेल्ट जो है, मैप देखना आप, वो अफीम बेल्ट कहलाता है। और मंदसौर को अफीम जिला कहते हैं। मंदसौर में सर्वाधिक होता है इसलिए मंदसौर को अफीम जिला भी कहते हैं। इसके सेवन से, किसके सेवन से? इसके सेवन से दोस्तों मादकता आती है। मादकता का मतलब नींद आती है। इसके सेवन से नींद आती है ना। इसके सेवन से क्या होता है? नींद आती है दोस्तों। और अफीम में 12% तक मॉर्फिन, MORPHINE, मॉर्फिन पाया जाता है, जिसके प्रोसेस करके हेरोइन तैयार किया जाता है। जिसका प्रोसेस करके, जो अपन ने फिल्मों में हीरोइन देखेंगे नहीं, हेरोइन वाला फिल्म वाला नहीं, वो हेरोइन जो ड्रग हेरोइन नामक मादक ड्रग तैयार किया जाता है। अफीम क्या होता है दोस्तों? जब अफीम के फल लगते हैं तो अफीम का दूध निकालने के लिए कच्चे फल में एक चीरा लगाया जाता है, जिसका फिर चीरा लगाते हैं तो उसका दूध निकलने लगता है। जो दूध निकलता है उसको सुखाते हैं, और यही दूध सूख कर गाढ़ा होता है, और उसे ही अफीम कहते हैं दोस्तों, उसे ही अफीम कहते हैं। हेरोइन में मार्फिन भी होता है, जो हीरोइन होती है उसमें मार्फिन भी होता है, जो मेडिकल क्षेत्र में पेन किलर, दवा बनाने में भी काम आता है। जो दवा बनाने में भी काम आता है दोस्तों। अफीम जिला मंदसौर को कहते हैं, याद रखना है। इतने क्वेश्चन अफीम से बनते हैं। नीमच मंदसौर में होता है, जो नीमच मंदसौर वाला जो बेल्ट है ना, वहाँ होता है, याद रखना है। अब गांजा की बात करते हैं अपन। गांजा कहाँ होता है? तो गांजा बेल्ट खंडवा खरगोन वाला जो बेल्ट है दोस्तों, उसको गांजा बेल्ट कहते हैं। जो खंडवा खरगोन वाला जो बेल्ट है उसको गांजा बेल्ट कहते हैं। और सर्वाधिक गांजा कहाँ होता है बोलेंगे करके तो, है ना, तो खंडवा को गांजा जिला कहते हैं। खंडवा को गांजा जिला कहते हैं। और बुरहानपुर में भी होता है, और बुरहानपुर जिले को गंजड़ियों का स्वर्ग कहा जाता है। जो बुरहानपुर जिला है उसे गंजड़ियों का स्वर्ग कहते हैं, है ना। तो ये समझ में आ गया गांजा से। बस इतना ही है। अब आगे डिस्कस करते हैं दलहन जो है कौन से कुल का है? तो लेग्यूमिनेसी कुल का है। लेग्यूमिनेसी कुल का है दोस्तों, है ना। अपन ने पढ़े हैं लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे की जो जड़ें होती है उसमें राइजोबियम नामक एक जीवाणु पाया जाता है। राइजोबियम नामक एक जीवाणु पाया जाता है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण को संतुलित करता है ना, संतुलित करता है। तो लेग्यूमिनेसी कुल का है ये। अग्रणी जिले हैं नरसिंहपुर और सीहोर। तो दलहन को ही दाल कहते हैं। तो दाल के उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है, याद रखना है। दलहन यानी दाल, जो दाल। अब दलहन फसलों में चना भी आता है दोस्तों। तो चना के उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। अरहर भी आता है, अरहर को ही तुअल कहते हैं। तो तुअल के उत्पादन में भी देश में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है, और नरसिंहपुर को अरहर जिला कहते हैं। और दलहन अनुसंधान केंद्र अमलाह सीहोर में बनाया गया है। दलहन अनुसंधान केंद्र अमलाह सीहोर में बनाया गया है। तो इस तरीके से हमने पूरी फसल पढ़े। अब आगे हम डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश में बागवानी को उद्यान विज्ञान भी बोलते हैं, उद्यान विज्ञान, और इसको हॉर्टिकल्चर भी कहा जाता है। हॉर्टिकल्चर भी कहा जाता है। क्वेश्चन आ सकता है हॉर्टिकल्चर में हम किसका अध्ययन करते हैं? तो बागवानी संबंधित अध्ययन किया जाता है दोस्तों। तो इधर साइड देखिए फलों का नाम दिया हुआ है, उत्पादक जिले दिए हुए हैं, और उसकी कुछ विशेषता है तो वो बताई गई है। सबसे पहले बात करेंगे हम आम की। आम को फलों का राजा कहा जाता है, और मध्य प्रदेश का राजकीय फल भी आम है, और भारत का भी राजकीय फल आम है। तो आम का उत्पादन मध्य प्रदेश में जबलपुर और रीवा तरफ होता है दोस्तों। यानी
सर्वाधिक इन जिलों में अमराई है या फिर आम का उत्पादन किया जाता है, तो उत्पादक किया जाता है, तो आम का सर्वाधिक उत्पादन जबलपुर और रीवा में होता है। नूरजहां मध्य प्रदेश के काठियावाड़ अलीराजपुर में, और सुंदरजा मध्य प्रदेश के रीवा जिले में पाए जाने वाले आम की एक प्रजाति है दोस्तों। तो आम की दो प्रजाति अपने यहां मिलती है, एक तो नूरजहां प्रजाति, ये अलीराजपुर में एक अभ्यारण्य है जिसका नाम है काठियावाड़ अभ्यारण्य। ये काठियावाड़ अभ्यारण्य में बहुत सारी आम की अमराइयां हैं और बहुत ही फेमस है। तो यहाँ पे नूरजहां प्रजाति के आम होते हैं। इसके अलावा सुंदरजा नाम की एक आम की किस्म है, प्रजाति है, ये मध्य प्रदेश के रीवा जिले में पाई जाती है दोस्तों। तो ये दोनों अपने को याद रखना है, एक तो नूरजहां कहां होता है, अलीराजपुर में, और सुंदरजा रीवा में। ये दोनों आम की किस्म है, प्रजातियां हैं, इनको याद रखना है, क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। बात करेंगे आंवला की, तो आंवला होता है दोस्तों पन्ना जिले में, और पन्ना को आंवला जिला भी कहा जाता है। आंवला को डॉक्टर प्लांट भी कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि आंवला बहुत ही फायदेमंद होता है और इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है। मध्य प्रदेश का आंवला जिला पन्ना को कहा जाता है। आंवले की प्रमुख किस्म एक तो कंचन है, दूसरा कृष्ण। कंचन और कृष्ण ये दोनों आंवले की किस्म है दोस्तों, एक तो कंचन और एक कृष्णा, ये आंवला की किस्म है। तो इसको याद रखना है दोस्तों, पूछे जा सकते हैं अपने को, है कि नहीं। अंगूर की बात करेंगे तो अंगूर मध्य प्रदेश में रतलाम में होता है दोस्तों, और अंगूर अनुसंधान केंद्र भी रतलाम में ही बनाया गया है। रतलाम को अंगूर नगरी के नाम से भी जाना जाता है, रतलाम को अंगूर नगरी भी कहा जाता है, याद रखना है। बात करेंगे पपीता की, पपीता होता है धार और रतलाम में। पपीता जो है धार और रतलाम में बहुत ज्यादा होता है। पपीता में भरपूर मात्रा में विटामिन ए होता है ना। केला की बात करेंगे तो केला हमारे मध्य प्रदेश में, केला तो वैसे भी दोस्तों उधर केरल तरफ बहुत ज्यादा होता है केला, है ना। लेकिन बुरहानपुर में भी केले का उत्पादन हो रहा है, और मध्य प्रदेश में केला अनुसंधान केंद्र सुखपरी बुरहानपुर में ही प्रस्तावित है। सुखपरी बुरहानपुर में ही प्रस्तावित है केला अनुसंधान केंद्र, तो इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करेंगे हम अमरूद की, तो अमरूद जो है दोस्तों ये रीवा जिले में होता है। ललित अमरूद की प्रसिद्ध किस्म है। ललित किसकी किस्म है करके आ सकता है, अमरूद की किस्म है दोस्तों, अमरूद की किस्म है ललित। तो ललित किसकी किस्म है, तो अमरूद की किस्म है। तो हमको यहीं से क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों, इसलिए हमको पता होना ये है ना विशेषता। और ये देख लीजिए, अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में सब्जी व मसाले उत्पादन जिले, इनसे भी क्वेश्चन आते हैं। सब्जी किस जिले में कौन से ज्यादा होता है, और मसालों से रिलेटेड, तो इसको देख लेते हैं। देखिए सब्जी व मसाले उत्पादक जिले, तो आलू का उत्पादन मध्य प्रदेश में जो है उत्पादक इंदौर जिले में होता है, क्वेश्चन आ सकता है। सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो इंदौर जिले में होता है आलू। प्याज खंडवा, ये भी पूछा गया एक बार, प्याज किस जिले में होता है सर्वाधिक, तो खंडवा में होता है प्याज। लहसुन जो है, लहसुन दोस्तों ये मंदसौर में होता है, मंदसौर में। और लहसुन पार्क भी प्रस्तावित है, वहां पे एक लहसुन पार्क बनाएंगे करके प्रस्तावित रखे हैं। धनिया गन्ने जिले में होता है दोस्तों, और धनिया पार्क भी प्रस्तावित है गुना में धनिया पार्क प्रस्तावित है। टमाटर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो जबलपुर जिले में। मटर, एक बार मटर पूछा गया परीक्षा में, पीईबी की एग्जाम में। मटर का उत्पादन किस जिले के आसपास होता है, तो जबलपुर के आसपास होता है। अदरक का उत्पादन छिंदवाड़ा में होता है दोस्तों, छिंदवाड़ा में ही मसाला पार्क, मध्य प्रदेश का पहला मसाला पार्क बनाया गया था। मसाला पार्क छिंदवाड़ा, है ना, मसाला पार्क छिंदवाड़ा, तो इसको याद रखना है। मसाला पार्क कहाँ पे, छिंदवाड़ा में। और अदरक का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे हो रहा है, तो ये छिंदवाड़ा में हो रहा है। मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन जो है खंडवा खरगोन में होता है दोस्तों। खरगोन में एक मंडी का नाम है बोडिया मिर्च की मंडी, ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मिर्ची की मंडी है और इंपॉर्टेंट मंडी है जो खरगोन जिले में आती है। तो मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन खंडवा खरगोन में होता है। और मिर्च मंडी कहाँ पर है, जिसका नाम है बोडिया मिर्च मंडी है, खरगोन में है, याद रखना है। हल्दी का सर्वाधिक उत्पादन बुरहानपुर में, और धनिया का उत्पादन गुना, देखो यहाँ पढ़ लिए धनिया, यहाँ भी धनिया गुना। सर्वाधिक फल उत्पादक जिला कौन सा है, तो रतलाम में ही अंगूर अनुसंधान केंद्र है और अंगूर का उत्पादन भी रतलाम में किया जाता है। सर्वाधिक फल उत्पादक जिला पूछेगा तो रतलाम। सर्वाधिक सब्जी उत्पादक जिला छिंदवाड़ा दोस्तों। सर्वाधिक सब्जी, जो सब्जी भाजियों का उत्पादक किया जा रहा है वो छिंदवाड़ा में किया जा रहा है, सर्वाधिक सब्जी उत्पादक जिला है छिंदवाड़ा। उसके अलावा मसाला, है ना, सर्वाधिक मसाला उत्पादक जिला है बुरहानपुर। देखो मसाला पार्क पूछेगा तो छिंदवाड़ा में, मसाला पार्क छिंदवाड़ा में, लेकिन ये क्या लिखा है, मसाला उत्पादक जिला बुरहानपुर में है दोस्तों। तो इसमें आप लोग कंफ्यूज होंगे, इसलिए इसको एक दो बार रिवीजन कर लेना है आप लोग को। आलू का सर्वाधिक उत्पादक का इंदौर में, प्याज खंडवा इंपॉर्टेंट है, लहसुन मंदसौर, धनिया गुना जिले में, टमाटर जबलपुर, मटर इंपॉर्टेंट है जबलपुर के आसपास, और अदरक
छिंदवाड़ा। मिर्च तो खंडवा खरगोन में मिर्च होती है ना, और मिर्च की एक मंडी है, बोडिया मिर्च मंडी है, खरगोन में है, इसको याद रखना है। हल्दी का सर्वाधिक उत्पादन बुरहानपुर, धनिया गुना। और फल उत्पादक जिला कौन सा है? फल उत्पादक जिला कौन सा है पूछेगा, रतलाम। और सब्जी उत्पादक जिला है छिंदवाड़ा, और मसाला उत्पादक जिला है बुरहानपुर। इस तरीके से मसाला वाला खत्म हुआ टॉपिक। अब हम अगला नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे मध्य प्रदेश में सिंचाइयों के स्रोत। सिंचाई बहुत जरूरी, जब तो फसल अच्छी होगी तो सिंचाइयों के क्या क्या स्रोत है उनके बारे में देखते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों हम इस लेक्चर में मध्य प्रदेश में सिंचाई के स्रोत यानी मध्य प्रदेश में हम इरिगेशन को डिस्कस करेंगे। इरिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा टॉपिक है, लेकिन इससे क्वेश्चन देखने को मिले हैं दोस्तों। जो कंपटीशन एग्जाम है, एमपीपीएससी प्री हो गया, एमपीपीएससी एई, और इसके अलावा जो पीईबी की जो अन्य विभिन्न एग्जाम है जिसमें मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान पूछा जाता है, उसके अंतर्गत हम मध्य प्रदेश में सिंचाई के स्रोत को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए शुरू करेंगे ज़्यादा देरी ना करते हुए। दोस्तों हम परीक्षा धाम की बुक को डिस्कस कर रहे हैं। आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं, इसके प्रीवियस लेक्चर आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आइए शुरू करेंगे हम मध्य प्रदेश में सिंचाई इरिगेशन के स्रोत। तो देखिए सिंचाइयों के कौन से स्रोत है दोस्तों। तो सिंचाइयों का एक स्रोत है भूमिगत स्रोत। जो भूमिगत स्रोत जो जमीन के नीचे होता है उसी भूमिगत स्रोत कहते हैं। जो जमीन के नीचे जो पानी स्थित है उसको भूमिगत स्रोत कहेंगे। और एक धरातली स्रोत, जो धरातल यानी पृथ्वी की सतह पर जो जल इकट्ठा हुआ रखा है ना, जो पृथ्वी की धरातल पर जो जल इकट्ठा है उसे ही धरातली स्रोत बोलेंगे। और एक होता है भूमिगत स्रोत। तो भूमिगत स्रोत का मतलब समझ गए आप, जमीन के नीचे होने वाले जल। और धरातली स्रोत का मतलब जो पृथ्वी की सतह पर उपस्थित जल, है ना। तो देखो भूमिगत जल भी दो प्रकार के हैं। एक तो कुएं का मतलब वेल, जो कुएं खोदते हैं गांव में, खेतों में, है ना, जल की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए। तो कुएं का एक माध्यम है जल इकट्ठा करना। दूसरा नलकूप के माध्यम से, नलकूप का मतलब ट्यूबवेल के माध्यम से जो पानी को हम भूमिगत जल को जो ऊपर लाके सिंचाई की जाती है वो ट्यूबवेल है दोस्तों, है ना। पंप के द्वारा, जेट के द्वारा, पंप के द्वारा जो नीचे का पानी हम ऊपर खींचते हैं, और खींचने के बाद उसको कहीं इकट्ठा करने के अलावा उसको हम जो खेतों में तेजी से पंप के माध्यम से, पाइप के माध्यम से जो ले जाते हैं, है ना, लिफ्ट के थ्रू जो ले जाते हैं पानी को, वो सब ट्यूबवेल के माध्यम से की जाती है। तो भूमिगत स्रोत दो प्रकार के हैं, एक कुएं के माध्यम से और एक नलकूप के माध्यम से। अब बात करेंगे धरातली स्रोत। तो पृथ्वी की सतह पर जो जल है उसके भी दो है। एक है तालाब दोस्तों, तालाब होता है, एक तालाब में पानी इकट्ठा होता है, वो भी एक माध्यम है धरातली जल का। उसके अलावा नहरों के माध्यम से। तो अब तालाबों से ही हम नहरें निकाल के इधर से उधर ले जाते हैं पानी को, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। तो धरातली स्रोत के दो एग्जाम्पल है, एक तालाब और एक नहर। तो तालाब भी दो प्रकार के दोस्तों, एक तो प्राकृतिक और एक कृत्रिम। एक तो प्राकृतिक है और एक कृत्रिम है। प्राकृतिक का मतलब जो खुद से बना हुआ है, जो खुद से बना है वो प्राकृतिक, जो खुद अपने आप बन गए हैं प्रकृति द्वारा, है ना, प्राकृतिक द्वारा। तो एक प्राकृतिक स्रोत और एक है कृत्रिम स्रोत। कृत्रिम स्रोत का मतलब बनावटी, जिसको हमने बनाया है दोस्तों, जिसको हमने खुद अपनी सुविधा अनुसार बनाया है, वो है कृत्रिम, है ना। नहर भी दो प्रकार की है, एक तो नियतवाही, एक है नियतवाही और दूसरा है अनियतवाही। एक तो नियतवाही ऐसी है जो एक ही दिशा में चलते रहती है ग्रेविटी के माध्यम से, जो ग्रेविटी के माध्यम से पानी फ्लो होता है ना, वो है नियतवाही नहरों के स्रोत। और एक है अनियतवाही, जो ग्रेविटी के माध्यम से तो नहीं जाता, इसको अलग अलग दिशा में भेजाया जा सकते हैं, हम अपने तरीके से भेजाते हैं, है ना। तो देखो नियतवाही का मतलब होता है, नियतवाही का मतलब एक ही दिशा में बहना, एक ही दिशा में बहना। जो ग्रेविटी के थ्रू जो एक ही दिशा में अपने आप बन जाती, पानी बह के जो नहरें बन जाती है, ये नहर जो एक ही दिशा में बहती है उसको नियतवाही कहेंगे। और अनियतवाही का मतलब है अलग दिशा में, अलग अलग दिशा में, अपने सुविधा के अनुसार हम अलग अलग दिशा में जो पानी को ले जा रहे हैं नहरों के माध्यम से, नालियों के माध्यम से, वो आ जाएगा अनियतवाही स्रोत में, है ना। तो एक नियतवाही स्रोत और एक अनियतवाही स्रोत। तो ये समझ में आ गया दोस्तों। यहाँ पे एक चार्ट बना के बताया गया मध्य प्रदेश में सिंचाई के स्रोत से रिलेटेड। अब बात करेंगे हम सबसे पहले कुएं एवं नलकूप यानी कि वेल एंड ट्यूबवेल सिंचाई इरिगेशन। तो कुएं एवं नलकूप। तो देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, मध्य प्रदेश में सिंचाई सबसे ज्यादा किस चीज से होती है? तो कुएं एवं नलकूप लगाना है आपको, कुएं एवं नलकूप लगाना है। तो मध्य प्रदेश में कुल सिंचित भूमि का 67% भाग की सिंचाई कुएं एवं नलकूप से होती है। 67, ये परसेंट भी याद रखना है, 67% भाग की सिंचाई कुएं एवं नलकूप के माध्यम से की जा रही है।
कुएं एवं नलकूप यानी कि खेतों में जो कुएं खुदे हुए हैं उसके द्वारा भी हम वहां से मोटर से पानी निकाल के कर सकते हैं। और जो कुएं नलकूप जो ट्यूबवेल लगा दिया गया जो बहुत नीचे का पानी यानी कि भूमिगत जमीन के नीचे का पानी को हम ऊपर लाके जो सिंचाई कर रहे हैं, है ना। तो मध्य प्रदेश में कुल सिंचित भूमि के 67% भाग की सिंचाई कुएं एवं नलकूप के माध्यम से की जा रही है। कुएं एवं नलकूप के माध्यम से की जा रही है। वर्तमान में यह मध्य प्रदेश में सिंचित के सर्व प्रमुख साधन है। देखो क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है? तो कुएं एवं नलकूप के माध्यम से होती है। कुएं एवं नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई मध्य प्रदेश के इंदौर एवं मंदसौर जिले में होती है। दोस्तों ये दो जिले का नाम याद रखना है आपको। कुएं एवं नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई इंदौर एवं मंदसौर जिले में होती है। एक तो इंदौर दूसरा मंदसौर जिले में होती है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है मेरे प्यारे दोस्तों, है ना। कुएं एवं नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई इंदौर और मंदसौर जिले में होती है। तो कुएं एवं नलकूप से इतना ही क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं। यहीं से क्वेश्चन बार बार घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। तो कुएं एवं नलकूप से सर्वप्रथम सिंचाई, सबसे ज्यादा सिंचाई मध्य प्रदेश में होती है, इसको याद रखें। अब हम बात करते हैं अगला, मध्य प्रदेश में झूम कृषि डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है झूम कृषि क्या है? तो भारत में जो पूर्व उत्तर पहाड़ियों में आदिम जातियों द्वारा की जाने वाली एक प्रकार की कृषि को झूम कृषि कहते हैं दोस्तों। की गई कृषि को झूम कृषि कहते हैं। खासकर तौर पर ये कहां पे की जाती है? तो भारत के पूर्वोत्तर पहाड़ियों में, जो पूर्वोत्तर राज्य है अपने 7 राज्य, है ना। तो भारत की पूर्वोत्तर पहाड़ियों में आदिम जातियों द्वारा की जाने वाली इस प्रकार की कृषि को झूम कृषि कहते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक आदिम प्रकार की कृषि है, आदिम जाति प्रकार की कृषि है, जिसमें पहले वृक्ष तथा वनस्पतियों को हटाकर, वहां के वृक्ष तथा वनस्पतियों को हटाकर उन पर जलाकर उनकी राख में, यानी उनको जला दिया जाता है। जलाने के बाद उनकी राख जो है वही जमीन में मिस जाती है और उनकी राख में कृषि की जाती है दोस्तों। उनकी राख में कृषि की जाती है। तो समझ में आ गया दोस्तों झूम कृषि क्या होती है कि नहीं। एक आदिम प्रकार की कृषि है ये, जिसमें पहले वृक्ष और वनस्पतियों को हटाकर उनमें जला दिया जाता है। जो खेतों में जो वृक्ष, छोटे मोटे वृक्ष जो रहते हैं, बड़े नहीं छोटे मोटे वृक्ष और वनस्पति को हटाकर उनको जला दिया जाता है। जैसे मान लो सबसे पहले अपन ने गेहूं की खेती करे, ये धान की खेती करे, तो धान को जब काटते हैं तो जो बचा हुआ रहता है ना, वहां पे आधा टुकड़ा उसको जला दिया जाता है। उनको जला दिया जाता है और फिर साफ की गई भूमि को पुराने उपकरण लकड़ी के हलों से जुताई करके बीज को बो दिया जाता है। लकड़ी के हलों से खेतों की मट्टियों को जुताई करके बीज बो दिए जाते हैं, है ना। उसी को झूम कृषि कहते हैं। तो झूम कृषि समझ में आ गया। अब बात यह है कि यहाँ से क्वेश्चन हमको कैसे पूछता है? तो क्वेश्चन ये आ सकता है, भील जनजाति के द्वारा जो झूम कृषि की जाती है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको चिमाता कहा जाता है दोस्तों। देखो यहाँ लिखा हुआ है ना। भील जनजाति के द्वारा जो कृषि की जाती है उसको चिमाता कहा जाता है। और बैगा जनजाति के द्वारा जो झूम कृषि की जाती है उसको क्या कहा जाता है? दाहिया कहा जा सकता है। दाहिया के ब्रैकेट में लिख लो आप बेवर कहा जाता है। बेवर, दाहिया या बेवर कहा जाता है। बैगा जनजाति के द्वारा जो झूम कृषि की जाती है उसको दाहिया या बेवर कहा जाता है दोस्तों। आगे समझ। वर्तमान में यह कृषि अपने मध्य प्रदेश में प्रतिबंधित है। क्योंकि ये सब होने की वजह से बहुत सारा एयर पॉल्यूशन होता है दोस्तों, बहुत सारा प्रदूषण होता है जो वायुमंडल के लिए खतरा है ना। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है ना। गर्म होता है तो वायुमंडल के लिए खतरा है। इसलिए वर्तमान में क्या होता है, सरकार ने इस पद्धति को बंद करने की अनुमति दी है। जाति के द्वारा जो झूम कृषि की जाती है उसको चिमटा कहा जाता है, ये पूछा जा सकता है। और बैगा जनजाति के द्वारा जो की जाती है उसको दाहिया या बेवर कहा जाता है। अब समाचार पन्नों से कुछ फैक्ट लिखे हुए हैं, उनको देख लेते हैं। मध्य प्रदेश का जो बजट आया 2022-23 का, कृषि के क्षेत्र में क्या रहा है उसको देखते हैं। तो किसानों के लिए 1,72,000 करोड़ की सहायता राशि का प्रावधान किया गया है। 1,72,000 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। सिंचाई हेतु बिजली के लिए मिलेगी 21,000 करोड़ की सब्सिडी। 21,000 करोड़ की सब्सिडी मिलेगी। साबरमती गेहूं, काली मूंछ का चावल और जीरा शंकर चावल और पिपरिया तुअर दाल, पिपरिया तुअर दाल को जीआई टैग देने के लिए प्रस्तावित है। तो इन सबको जीआई टैग देंगे करके प्रस्तावित रखे हैं अभी। 2025 तक
क्षमता 65 लाख हेक्टेयर तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है ना। सिंचाई क्षमता 65 लाख हेक्टेयर तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। इसको एक बार पढ़ लेना है बस। आगे अब हम बात करेंगे तालाब से सिंचाई के बारे में। तालाबों से सिंचाई, है ना, तालाबों से सिंचाई। तो मध्य प्रदेश में प्राकृतिक व तथा कृत्रिम दोनों प्रकार के तालाबों का उपयोग सिंचाई के कार्य के लिए किया जा रहा है दोस्तों, है ना। क्या है, मध्य प्रदेश में प्राकृतिक तथा कृत्रिम दोनों प्रकार के तालाब, जो दोनों प्रकार के तालाब का उपयोग सिंचाई के लिए किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में कुल सिंचित भूमि का लगभग 2.7% भूभाग पर सिंचाई तालाब द्वारा की जाती है। इसका मतलब तालाबों के द्वारा 2.7% भूभाग पर यानी भाग पर तालाबों के द्वारा सिंचाई की जाती है। और तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई बालाघाट जिले में होती है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है ना। तालाबों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई बालाघाट जिले में होती है ये, तो इसका परसेंट याद रख लो तालाबों से सिंचाई का। उसके बाद बात करेंगे हम नहरों से सिंचाई। तो मध्य प्रदेश में सिंचाई का दूसरा प्रमुख साधन नहरें हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश में सिंचाई का दूसरा प्रमुख साधन, इरिगेशन का दूसरा प्रमुख साधन नहरें हैं, जिसके द्वारा 16.8% भूभाग पर सिंचाई होती है। बताओ 16.8% भूभाग पर सिंचाई होती है नहरों के द्वारा। नहरों से सर्वाधिक सिंचाई होशंगाबाद जिले में होती है। क्वेश्चन आ सकता है, वहां पे तवा नहर है कि नहीं है। तो नहरों से सर्वाधिक सिंचाई होशंगाबाद जिले में होती है। नहरों से मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। नहरों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। एक तो है नित्यवाही नहर, एक है अनित्यवाही नहर। नित्यवाही नहर क्या होती है, ये वर्ष भर प्रभावित होती है दोस्तों। ये साल भर बहती है, नदियों से निकलती है और साल भर बहती है, सदैव जल से भरी रहती है ना। इसमें 12 महीने पानी रहता है, नदियों से निकलती है। दूसरी होती है अनित्यवाही नहर, नित्यवाही नहर और अनित्यवाही नहर। इसमें साल भर पानी नहीं रहता दोस्तों, इसमें साल भर पानी नहीं रहता। जब जैसे कोई डैम में ज्यादा पानी हो जाता है और पानी को बाहर निकालने के लिए, ओवरफ्लो को कम करने के लिए ये नहर में पानी छोड़ दिया जाता है। तो इसमें वर्ष भर लगातार जल की आपूर्ति संभव नहीं हो पाती। वे मात्र नदियों के आने वाले बाढ़ के समय में ही सिंचाई में काम आती है ये नहर। नित्यवाही नहर और अनित्यवाही नहर से समझ में आ गया आपको। ये देखो यहाँ पे एक चार्ट बना हुआ है, उसको देख लेते हैं। देखो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई किस चीज से होती करके पूछा जा सकता है, तो कुएं एवं नलकूप द्वारा 67%। इसके अलावा दूसरे नंबर में नहर है दोस्तों। नहरों के द्वारा 16.8% भाग पर, और अन्य साधन जो है, अन्य साधन से 13% भाग पर होती है। और तालाबों द्वारा 2.7% भूभाग पर सिंचाई इरिगेशन होती है दोस्तों। तो मध्य प्रदेश में सिंचाई से ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, इनका क्रम याद रखना है। ये फर्टिगेशन क्या होता है दोस्तों, इस विधि में जल के साथ उर्वरक को भी मिलाकर सिंचाई की जाती है। यानी जल के साथ उर्वरक को भी मिलाकर सिंचाई की जाती है। इस सिंचाई की आधुनिक खोज इजराइल में हुई थी दोस्तों। जो इजराइल देश है ना, वहां हुई थी इसकी आधुनिक खोज। इस विधि में सिंचाई होने से जल व उर्वरक दोनों का अधिकतम उपयोग होता है। इस विधि से सिंचाई होने से जल का भी और उर्वरक का भी दोनों का अधिकतम उपयोग होता है। अब बात करेंगे हम एरा प्रथा की। देखिए दोस्तों, एरा प्रथा ये एक प्रथा है, एरा है ना। एरा प्रथा नाम से फसल कटाई के तुरंत बाद मवेशियों को बिना चरवाहे के छोड़ना एरा प्रथा कहलाता है। इसे मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में प्रतिबंधित किया गया है। तो आपको मैं बताता हूं एरा प्रथा होती क्या है दोस्तों। एरा प्रथा जो है मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में कई दशकों से चलती आ रही है, जिसके तहत गेहूं की कटाई होते ही किसान अपने पालतू मवेशियों को खुला छोड़ देते हैं, और जिसके बाद उन पशुओं की तलाश किसान द्वारा जुलाई माह में यानी धान का रोपा लगाने के बाद तो समझ में आ गया एरा प्रथा क्या है ना। यही बस पूछा जा सकता है। तो देखो दोस्तों, क्या है एरा प्रथा मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में कई दशकों से चलती आ रही है, जिसके तहत गेहूं की कटाई होते ही किसान अपने पालतू मवेशियों को छोड़ देते हैं, जिसके बाद उन पशुओं को तलाश किसानों द्वारा जुलाई माह में धान का रोपा लगाने के बाद की जाती है। इस व्यवस्था या इस प्रथा को एरा प्रथा कहते हैं, है ना। इस व्यवस्था को एरा प्रथा कहते हैं। और इससे एक और क्वेश्चन एक ही बार पूछा गया, वो बताता हूं मैं कौन सा। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य में एरा प्रथा की रोकथाम हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था करके पूछा था। एक बार पूछा है क्वेश्चन, है ना। तो जयंत मलैया
मलैया जयंत मलैया की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था एरा प्रथा की रोकथाम हेतु। तो याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है। बात देखिए, मध्य प्रदेश में सिंचाई योजनाओं को डिस्कस कर लेते हैं, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मध्य प्रदेश में राज्य योजना एवं नीति आयोग ने सिंचाई संबंधित योजनाओं को सामान्य 3 भागों में बांटा है। दोस्तों, किसने बांटा है? राज्य योजना और नीति आयोग ने, है ना, 3 भागों में बांटा है। एक है वृहद सिंचाई योजना। वृहद सिंचाई योजना के अंतर्गत इस योजना के तहत 10,000 हेक्टेयर या उससे अधिक कृषि सिंचित भूमि के लिए सिंचाई योजना बनाई जाती है। इसके सामान्य बड़ी नहर तथा बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को शामिल किया गया है। वृहद का मतलब होता है बड़ा, है ना। तो वृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत बड़ी नहरें और बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को शामिल किया गया है। उसके बाद है मध्यम सिंचाई योजना। इसके तहत 2,000 हेक्टेयर से लेकर 10,000 हेक्टेयर के बीच की सिंचित भूमि से संबंधित क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है। छोटी नहरों को भी इसी वर्ग में रखा गया है। मध्यम सिंचाई योजना के अंतर्गत छोटी नहरों को भी इसी वर्ग में रखा गया है। उसके बाद है लघु सिंचाई योजना। इसके अंतर्गत 2,000 हेक्टेयर से कम कृषि योग्य सिंचित क्षेत्र को सम्मिलित किया गया है। इसके अंतर्गत इसमें कुएं, निजी व सरकारी नलकूपों, तालाबों, ड्रिप सिंचाई आदि को शामिल किया गया है लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत, है ना। तो मध्य प्रदेश में राज्य योजना एवं नीति आयोग ने सिंचाई संबंधित योजनाओं को सामान्य 3 भागों में बांटा है। वृहद सिंचाई योजना, मध्यम सिंचाई योजना एवं लघु सिंचाई योजना। दोस्तों, तो इसको एक बार देख लेना है बस, है ना। उसके बाद देखते हैं यहाँ कुल फसल उत्पादन में मध्य प्रदेश का भारत में प्रथम स्थान किन किन फसलों में है भारत का, उसको देखना है हमको। तो कुल दलहन के उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है भारत में। दलहन का मतलब है दाल के उत्पादन में। और अरहर दाल बनती है, अरहर तुअल की भी दाल होती है, चने की भी दाल होती है। तो चना के उत्पादन में भी मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। तुअल के उत्पादन में भी मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है, याद रखना है। इसके अलावा सोयाबीन के उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है, याद रखना है। सोयाबीन के उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। सोयाबीन, अरहर, देखो आ से अरहर के उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। तिलहन के उत्पादन में भी मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। सोयाबीन के उत्पादन में भी मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। और चना के उत्पादन में भी मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। इसको याद रखना है, अति सोच, है ना। देखो कुल खाद्यान्न फसलों में द्वितीय स्थान है। खाद्यान्न फसल जैसे गेहूं हो गया, है ना, इनमें सब द्वितीय स्थान है, तो इसको याद रख लेना है। और कुल तिलहन लिखा हुआ है, तिलहन में तृतीय। देखो तिलहन में कभी पूछा जाएगा, तिलहन फसलें जैसे सरसों में प्रथम स्थान है ना। तो तिलहन फसलों में प्रथम स्थान है, लेकिन यहाँ पे तृतीय दिया हुआ है। तो कुल तिलहन में तृतीय है, लेकिन सरसों उत्पादन में, राई उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, याद रखना है। इसके अलावा देखिए बागवानी फसलों में भारत में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है, यह आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार यहां दिया हुआ है। तो धनिया के उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। लहसुन के उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। टमाटर के उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। इसके अलावा कुल जो मसाले हैं, है ना, कुल मसाले के उत्पादन में, पेवर मसाला नहीं, कुल मसालों के लिए प्रसिद्ध तो केरल है कि नहीं। केरल में जो पहाड़ियां हैं वहां पे मसाले होते हैं। धनिया, लहसुन, टमाटर के उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। द्वितीय स्थान देखें अगर तो अमरूद के उत्पादन में, फूल गोभी के उत्पादन में, हरी मिर्च, प्याज, अदरक, मेथी और अजवाइन के उत्पादन में द्वितीय स्थान रखता है। तृतीय स्थान देखें तो पपीता के उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। भिंडी के उत्पादन में बंद गोभी यानी पत्ता गोभी, सूखी मिर्च है, और सौंफ होती है, और कुल सब्जी के उत्पादन में तृतीय स्थान है। चतुर्थ स्थान देखें तो तरबूज हो गया, खरबूज, बैगन, खीरा और कुल फल उत्पादन मध्य प्रदेश का चौथा स्थान है। इसको एक बार देख लेना बस। यहां से क्वेश्चन अभी तक आए तो नहीं है, लेकिन फिर भी, है ना, एक बार देख लेना है। बात करेंगे हम सिंचाई संबंधित अन्य तथ्य, यानी सिंचाई संबंधित जो योजना है जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे सिंचाई संबंधित अन्य फैक्ट के ऊपर। देखिए अब नेक्स्ट फैक्ट है, बलराम ताल योजना 2007 में प्रारंभ की गई थी। दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि बलराम ताल योजना कब प्रारंभ की गई थी। ये बलराम ताल योजना जो है, मध्य प्रदेश सरकार ने 2007 में बलराम ताल योजना की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य इस क्षेत्र में वर्षा जल के संरक्षण द्वारा स्थायी आधार पर कृषि गतिविधियों का समर्थन करना है। कृषि गतिविधियों का समर्थन करना इसका उद्देश्य है दोस्तों। तो बलराम ताल योजना की शुरुआत 2007 में की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कृषि के क्षेत्र में वर्षा जल के संरक्षण द्वारा स्थायी आधार पर कृषि गतिविधियों का समर्थन करना।
इसका उद्देश्य है, याद रखना है। नेक्स्ट है जल अभिषेक अभियान। तो जल अभिषेक अभियान का उद्देश्य वर्षा के मौसम के मौसम के दौरान पानी को रोककर भूजल स्तर को बढ़ाना, विवेकपूर्ण वितरण, उपयोग, संरक्षण और जल प्रबंधन करना। जल अभिषेक अभियान राज्य में बड़े पैमाने पर आयोजित किया गया था दोस्तों, अपने मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर आयोजित किया गया था, इसलिए क्वेश्चन बन सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इनसे। जल अभिषेक अभियान की शुरुआत कहाँ की गई थी? मध्य प्रदेश में 2006 में 2006 में शुरू की गई थी। डायरेक्ट सन ही आता इन योजनाओं का, कब शुरुआत किया गया था करके इनके सन पूछे जाते हैं। बात करेंगे अगला, खेत तालाब योजना। खेत तालाब योजना खेतों को तालाब से जोड़ने के लिए 2007 में प्रारंभ किया गया था, जिसका नाम था खेत तालाब योजना, है ना। तो उत्तर प्रदेश में भी यह अभियान शुरू किया गया था, पहले उत्तर प्रदेश में भी शुरू किया गया था, फिर मध्य प्रदेश में भी शुरू किया गया। तो मध्य प्रदेश में खेत तालाब योजना की शुरुआत 2007 में हुई थी। शिवराज सिंह चौहान की सरकार के द्वारा योजना के माध्यम से, एक योजना के माध्यम से, खेत तालाब योजना के माध्यम से राज्य सरकार किसानों के खेतों में जल स्तर बढ़ाने के लिए तालाब एवं नहरों का निर्माण करवाएगी। इसके साथ ही सिंचाई यंत्र भी उपलब्ध कराएगी। इस योजना के तहत, जिसका नाम रखा गया था खेत तालाब योजना, की शुरुआत कब की गई थी? डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अगला फैक्ट देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है? तो होशंगाबाद है दोस्तों, होशंगाबाद है। सिंचित जिला का मतलब ऐसा जिला जहां पे सिंचाई बहुत ही अच्छे तरीके से हो रही है ना, सिंचाई की आवश्यकता बहुत ही अच्छे तरीके से हो रही है, पौधों को नियंत्रित किया जा रहा है, पानी के माध्यम से पानी का उपयोग करके बहुत ही अच्छे तरीके से फसल उगाई जा रही है, पौधों को नियंत्रित किया जा रहा है। तो दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है? तो होशंगाबाद है, याद रखना है, होशंगाबाद। क्षेत्रफल की दृष्टि से न्यूनतम सिंचित जिला है डिंडोरी, याद रखना है, होशंगाबाद सर्वाधिक है और न्यूनतम है डिंडोरी, इसको याद रखें, पूछा जाएगा डायरेक्ट। उसके बाद अगला फैक्ट देखिए, प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है? दतिया। दोस्तों प्रतिशत की बात हो रही है, प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचित जिला है दतिया और प्रतिशत की दृष्टि से न्यूनतम सिंचित जिला है डिंडोरी। तो ये दोनों को याद रखना है, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। प्रतिशत से पूछेगा तो होशंगाबाद, है ना, और क्षेत्रफल से पूछेगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचित जिला पूछेगा तो होशंगाबाद, और प्रतिशत की दृष्टि से पूछेगा तो दतिया है, और न्यूनतम पूछेगा, क्षेत्रफल और प्रतिशत दोनों की दृष्टि से न्यूनतम है डिंडोरी। आ गया समझ? फिर अगला है पाताल पानी सिंचाई टैंक कहां पर है? तो रायसेन में है, याद रखना है ना। और एक और वैसे ही मुरुम नाला सिंचाई टैंक बालाघाट में, उसको भी याद रखें साथों साथ। मध्य प्रदेश की पहली नहर वैनगंगा नहर है, बालाघाट जिले में है ये, 1923 में बनी थी, धूटी बांध से निकली है, धूटी बांध बालाघाट में। गुलाब सागर नहर सीधी जिले में है, गुलाब सागर नाम का एक डैम है, डैम से ही नहर निकली है, सीधी जिले में है गुलाब सागर नहर, सीधी जिले में। अब हम आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश के कृषि संबंधित अनुसंधान केंद्र, जो रिसर्च सेंटर बनाए गए हैं, उनको देख लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं वनडे एग्जाम में डायरेक्ट, कहाँ पे किस जिले में पूछे जाते हैं। बात करते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख कृषि संबंधित अनुसंधान केंद्र यानी रिसर्च सेंटर लगाए गए हैं, जहाँ हर समय रिसर्च अनुसंधान होते रहता है। तो देखिए अनुसंधान केंद्र दिए हुए हैं, स्थान दिए हुए हैं, डायरेक्ट वनडे एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आते हैं। तो मध्य प्रदेश आम अनुसंधान केंद्र है, ये पूछा जाएगा कहाँ पर है करके। तो रीवा जिले की गोविंदगढ़ तहसील यानी रीवा जिले के गोविंदगढ़ में आम अनुसंधान केंद्र बनाया गया दोस्तों। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा मध्य प्रदेश में आम अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो रीवा जिले के गोविंदगढ़ में है, रीवा के गोविंदगढ़ में है आम अनुसंधान केंद्र। मध्य प्रदेश में गेहूं अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो हमने पढ़े हैं गेहूं सबसे ज्यादा कहां होता है मध्य प्रदेश में? तो मालवा के पठार में होता है, और जिला पूछेगा तो होशंगाबाद में होता है ना। तो गेहूं अनुसंधान केंद्र बनाया गया होशंगाबाद के पावरखेड़ा में। पावरखेड़ा नाम की जगह है दोस्तों, पावरखेड़ा नाम की जगह है, स्थान है, वहां बनाया गया है गेहूं अनुसंधान केंद्र होशंगाबाद के पावरखेड़ा में।
है ना, होशंगाबाद ऑप्शन दे सकता है या पावरखेड़ा ऑप्शन दे सकता है। तो मध्य प्रदेश गेहूं अनुसंधान केंद्र पावरखेड़ा होशंगाबाद में है। अगला है अंतरराष्ट्रीय मक्का व गेहूं अनुसंधान केंद्र, ये जबलपुर के खमरिया में स्थापित है दोस्तों, है ना, जबलपुर के खमरिया में स्थापित है, अंतरराष्ट्रीय लेवल का ये अंतरराष्ट्रीय मक्का व गेहूं अनुसंधान केंद्र जबलपुर के खमरिया में है। और इसका नाम नारमन बोरलाग, जो हरित क्रांति के जनक है, नारमन बोरलाग के नाम पर रखा जाना प्रस्तावित है दोस्तों। नारमन बोरलाग के नाम पर रखा जाएगा, मध्य प्रदेश सरकार ऐसा सोच रही है कि प्रस्तावित रखी है अभी नारमन बोरलाग के नाम पर अंतरराष्ट्रीय गेहूं व मक्का अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश के जबलपुर के खमरिया में बनेगा, प्रस्तावित है ना, याद रखना है इसको डायरेक्ट, ये अभी वर्तमान में है, इसका नाम प्रस्तावित है, समझ में आ गया। अगला मध्य प्रदेश वन अनुसंधान केंद्र, तो एक देखो एक भारतीय वन अनुसंधान केंद्र है जो देहरादून में है दोस्तों, भारतीय वन अनुसंधान केंद्र देहरादून में है। भारतीय वन अनुसंधान केंद्र का क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर में है, भारतीय वन अनुसंधान केंद्र का क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर में है। और एक मध्य प्रदेश का ही स्पेशल खुद के लिए बनाया गया राज्य वन अनुसंधान केंद्र, या उसको बोल सकते हैं मध्य प्रदेश वन अनुसंधान केंद्र, ये जबलपुर में है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। मध्य प्रदेश वन अनुसंधान केंद्र कहां पर है? जबलपुर में। अगर पूछता है उष्ण कटिबंधीय, मध्य प्रदेश उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान केंद्र कहां पर है, तो वो भी जबलपुर में है, याद रखना है। अगला है कपास अनुसंधान केंद्र खरगोन में स्थापित है, कपास का रिसर्च सेंटर बनाया गया, कपास अनुसंधान केंद्र खरगोन में स्थापित है, याद रखना है। अगला है मध्य प्रदेश चावल व धान, चावल को ही धान कहते हैं, तो मध्य प्रदेश में चावल अनुसंधान केंद्र बड़वानी में है दोस्तों। देखो इसमें गड़बड़ मत करना आप, बड़वानी जिले में बनाया गया, बालाघाट मत सोचना, है ना, बालाघाट सिवनी मत सोचना, बड़वानी जिला, बड़वानी जो निमाड़ क्षेत्र में जो बड़वानी जिला है वहां बनाया गया, पश्चिम में, है ना, मध्य प्रदेश के पश्चिम में जो बड़वानी जिला है वहां बनाया गया चावल व धान अनुसंधान केंद्र। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा मध्य प्रदेश में चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर है, बड़वानी लगाना है आपको। अगला बात करेंगे राष्ट्रीय, देखो नेशनल लेवल का सोयाबीन अनुसंधान केंद्र रिसर्च सेंटर बना हुआ है इंदौर में, है ना, तो राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहां पर है, इंदौर में, डायरेक्ट इसको याद रख लो, है ना, याद रखना है। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन प्लांट उज्जैन में है, एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन प्लांट उज्जैन में है, और इंदौर में एक अनुसंधान केंद्र है जिसका नाम है राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र, इंदौर में है दोस्तों। उसके बाद बात करेंगे दलहन अनुसंधान केंद्र, दलहन फसलों के लिए एक अनुसंधान केंद्र बनाया गया है जो प्रस्तावित है, ये सीहोर के अमलाहा जगह का नाम है दोस्तों, अमलाहा, सीहोर के अमलाहा में दलहन अनुसंधान केंद्र प्रस्तावित है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है लेकिन कि दलहन अनुसंधान केंद्र कहां पर है, तो अमलाहा में है, अमलाहा सीहोर जिले में है, इसको याद रखना है। अगला मध्य प्रदेश कृषि अंतरराष्ट्रीय रिसर्च सेंटर, ये भी बनेगा कहां पे, अमलाहा में, है ना, कृषि के क्षेत्र में उनके लिए रिसर्च के लिए एक अंतरराष्ट्रीय लेवल का मध्य प्रदेश कृषि अंतरराष्ट्रीय रिसर्च सेंटर, कृषि का अंतरराष्ट्रीय रिसर्च सेंटर सीहोर के अमलाहा में बनेगा, सीहोर के अमलाहा में बनेगा, नहीं बना गया है, तो इसको याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद बात करेंगे गन्ना अनुसंधान केंद्र कहां पर है, तो मध्य प्रदेश में गन्ना नगरी यानी गन्ना सबसे ज्यादा नरसिंहपुर जिले में होता है, और नरसिंहपुर के बोहानी में, देखो बोहानी में, पहले गाडरवाड़ा, देखो पहले बोहानी में बनने वाला था ये, बाद में बोले अब गाडरवाड़ा में बनेगा करके, तो बोहानी ऑप्शन दे सकता है या गाडरवाड़ा ऑप्शन दे सकता है। अब ये बोहानी और गाडरवाड़ा दोनों नरसिंहपुर में है, इसलिए याद रखना है गन्ना अनुसंधान केंद्र कहां पर है, बोहानी आ सकता है ऑप्शन, बोहानी नहीं देगा तो गाडरवाड़ा देगा, ये नरसिंहपुर में है दोनों जिले, ये दोनों स्थान, है ना। पहले बोहानी में बनेगा करके प्रस्तावित था, लेकिन अभी उसको ट्रांसफर करके गाडरवाड़ा में बनेगा करके बोल रहे हैं सरकार, मध्य प्रदेश सरकार कहती है कि अब गाडरवाड़ा में बनेगा। तो गन्ना अनुसंधान केंद्र कहां बनने वाला है, नरसिंहपुर के बोहानी में बनेगा दोस्तों, या गाडरवाड़ा में बनेगा नरसिंहपुर जिले में, इसको याद रख लो, पेपर में आया था, न्यूज में रहा है, ये पूछा जा सकता है ना। बात करेंगे मध्य प्रदेश अंगूर अनुसंधान केंद्र, तो मध्य प्रदेश में अंगूर की खेती रतलाम में होती है दोस्तों, और रतलाम में ही अनुसंधान केंद्र बनेगा, अब बन गया है। मध्य प्रदेश में अंगूर अनुसंधान केंद्र कहां है, डायरेक्ट पूछेगा, रतलाम याद रख लो बस, अंगूर की नगरी रतलाम। अब अगला फैक्ट देखिए, केला अनुसंधान केंद्र, तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, भारत में केला सबसे ज्यादा तमिलनाडु और गुजरात राज्य में तमिलनाडु और गुजरात में केले का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, और हम मध्य प्रदेश में भी एक केला अनुसंधान केंद्र बनाने वाले हैं। तो मध्य प्रदेश में केला अनुसंधान केंद्र कहां पे है, तो सुखपरी बुरहानपुर में प्रस्तावित है दोस्तों, सुखपरी बुरहानपुर में प्रस्तावित है केला अनुसंधान केंद्र, इसको याद रखना है, ये पूछा जा सकता है ना, ये पूछा जा सकता है। केला अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश, केला अनुसंधान केंद्र सुखपरी बुरहानपुर में प्रस्तावित है। बात करेंगे हम नेक्स्ट और लास्ट, केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र, तो आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र शिमला में है, केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र शिमला में है, शिमला में है, इसकी एक शाखा ग्वालियर में है,
तो केंद्रीय यानी उसकी ब्रांच है, समझ लो, है ना। जो शिमला वाला है उसकी ब्रांच है ग्वालियर में, तो केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र की एक शाखा ग्वालियर में है, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। तो इस तरीके से अनुसंधान केंद्र खत्म। अब आगे डिस्कस करते हैं। यहाँ मध्य प्रदेश में AEZ परियोजना, इसको इंग्लिश में बोलेंगे एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जोन, जिसको हिंदी में बोल सकते हैं हम कृषि निर्यात क्षेत्र। कृषि निर्यात का मतलब होता है दोस्तों वहां से सामान को भेजाना, है ना, निर्यात क्षेत्र। तो इसके अंतर्गत एक परियोजना बनाई गई थी दोस्तों, तो इसको पढ़ते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में वर्ष 2002 में AEZ एग्री एक्सपोर्ट जोन की शुरुआत इंदौर से की गई। क्वेश्चन आ सकता है कहां से की गई? इंदौर से की गई, याद रखना है। AEZ की शुरुआत इंदौर से की गई। AEZ परियोजना में शामिल कृषि उत्पादक और इधर साइड संबंधित जिले दिए हुए हैं। तो देखो, आलू, प्याज और लहसुन, इंदौर, खंडवा, नीमच और मंदसौर ये एक्सपोर्ट जोन है दोस्तों, ये एक्सपोर्ट जोन है ना। इंदौर हो गया, खंडवा, नीमच और मंदसौर ये एक्सपोर्ट जोन है आलू, प्याज और लहसुन का। मसाले की बात करें तो गुना हो गया, मंदसौर, उज्जैन और बुरहानपुर, है ना। सरबती गेहूं की बात की जाए तो भोपाल, सीहोर, उज्जैन, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, हरदा, रायसेन, विदिशा, है ना, ये इसके निर्यात क्षेत्र हैं। बात करेंगे मसूर और चना की, मसूर और चना, तो विदिशा, रायसेन और नरसिंहपुर इसके निर्यात क्षेत्र है। और संतरा की बात की जाए तो संतरा दोस्तों ऑरेंज सिटी कहते हैं नागपुर को, और नागपुर जिले से ही लगा हुआ छिंदवाड़ा जिला है। तो और छिंदवाड़ा में भी संतरे होते हैं अपने यहाँ मध्य प्रदेश में। तो छिंदवाड़ा, बैतूल और होशंगाबाद ये संतरे का निर्यात क्षेत्र है। तो देख सकते हैं आप, इसको एक बार देख लीजिए बस, इसको और इसको, जिसमें याद रखने में आसानी जाए। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख फसलों की किस्में। जो फसलों की जो किस्में होती है, किस्में, है ना, किस्में क्या होती है मैंने बताया था, एक ही जाति के होते हैं, उनकी कुछ अलग गुणवत्ता के कारण उनको अलग नाम प्रदान किए जाते हैं। जैसे बात करेंगे गेहूं की, तो गेहूं की सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली किस्म है सरबती। सरबती नाम याद रखना है, सरबती, है ना। लोकमान गेहूं की किस्म है। लोकमान क्या है? गेहूं की किस्म है। सुजाता नाम का गेहूं आता है, जो हमारे किसान भाई बहन दादा दादी लोग हैं उन लोग जानते होंगे, जो किसान परिवार से बिलोंग करते हैं उन लोग जानते होंगे सुजाता। कल्याण सोना नाम का भी गेहूं आता है दोस्तों, कल्याण सोना नाम का, है ना। और मैक्रोनी नाम का भी एक गेहूं आता है। और ड्यूरम नाम का भी एक गेहूं होता है, किस्म है ना, ड्यूरम। तो इसको एक बार देख लीजिए, बस याद रख लीजिए, कभी क्वेश्चन बना तो। धान की कौन से किस्में हैं? तो माही सुगंधा, रजत सबवन, स्वर्ण सबवन, सब मसूरी नाम का भी गेहूं चावल आता है ना। अमन नाम का भी चावल आता है। काली मूछ का चावल अपने मध्य प्रदेश में बैतूल तरफ होता है और उधर ग्वालियर तरफ होता है कुछ क्षेत्र में, है ना। उसके अलावा चिन्नौर का चावल मैंने बताया था, बालाघाट जिले में इसको जीआई टैग मिला है 2021 में, इसको जीआई टैग मिला है। चिन्नौर के चावल को बालाघाट जिले में उत्पादक होता है, इसका उत्पादन किया जाता है ना। उसके बाद शुष्क सम्राट नाम की भी किस्म है धान की, शुष्क सम्राट। सोयाबीन की किस्म है अहिल्या, अलंकार और प्रतिकार, ये सोयाबीन की किस्म है। चना की किस्म देखेंगे तो वैभव, विशाल और राधे, ये चना की किस्म है। ज्वार की बात करो तो लवकुश नाम का एक किस्म है ज्वार की। और विदिशा 61 ये भी एक किस्म है ज्वार की। सरसों की बात करेंगे तो वरुणा नाम की किस्म है, किसकी है? सरसों की। उसके अलावा पीताम्बरी नाम की किस्म है, किसकी? सरसों की। मूंगफली की बात करें तो कौशल, चंद्रा और चित्रा। मूंगफली जो होता है दोस्तों प्रोटीन होता है, इसमें भी मूंगफली में कौशल, चंद्रा और चित्रा ये किस्म है किसकी? मूंगफली की। कपास की किस्म इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है, श्यामली, सुविन्न, महालक्ष्मी और जयलक्ष्मी। शामली, सुविन्न, महालक्ष्मी और जयलक्ष्मी ये कपास की एक किस्म है, किस्मों के नाम है, याद रखना है। अरहर यानी तुअल होता है दोस्तों, तुअल की दाल बनती है कि नहीं, तो अरहर। तो बहार, अमर, आजाद और पिपरिया। बहार, अमर, आजाद और पिपरिया, है ना, ये किस्म है अरहर की। मटर की बात करेंगे तो अपर्णा नाम की किस्म है, पत्ती विहीन प्रजाति है ये, इसमें पत्ती नहीं होती, पत्ती विहीन प्रजाति है। मटर फलते हैं सीधे, तो पत्ती विहीन प्रजाति है अपर्णा। और प्रकाश ये मटर की प्रजाति है, मटर की किस्म है। रेशम में बात करेंगे तो टसर, ईरी, मूंग और ओक। तो रेशम की किस्म है दोस्तों, आ सकता है ना, रेशम की किस्म इंपॉर्टेंट है। ये रेशम की किस्म है दोस्तों, रेशम की किस्म है टसर के अलावा एक और किस्म है इसकी मालबरी नाम की किस्म होती है ना, ये रेशम की है।
टसर है, ओका टसर है एक, एरी और एक मूंगा, है कि नहीं। तो इसको याद रखना है, एक एरी नाम का भी है, इसको ऐसा भी लिखते हैं एरी, मूंगा और ओक, है ना, ओक टसर बोलते हैं उसको। जिसमें से एक इंपॉर्टेंट कौन सी बताया मैंने, मालबरी नाम की भी किस्म है, किसकी, रेशम की। अमरूद ललित नाम का एक किस्म है अमरूद की, है ना। आलू की बात करेंगे तो कुफरी चिपसोना ये सर्वश्रेष्ठ प्रजाति है, किस्म है, सर्वश्रेष्ठ प्रजाति की किस्म है कुफरी चिपसोना, कुफरी बादशाह, कुफरी अशोका, ये आलू की किस्म है। चावल, उसके बाद बात करेंगे आंवला की, तो आंवला की कंचन, प्रतापगढ़, बनारसी और कृष्णा, ये आंवले की किस्म है दोस्तों। आम इंपॉर्टेंट है, आम, तो देखिए आम की किस्में इंपॉर्टेंट है। एक है रत्ना, ये महाराष्ट्र में जो रत्नागिरी है दोस्तों वहां पे होता है ये। और ये जो रत्ना नाम की जो आम की किस्म है, ये अल्फांसो और दशहरी का संक्रमण है, क्रॉस करके बनाया गया है ना। अल्फांसो नाम की भी प्रजाति, अल्फांसो नाम की भी किस्म होती है आम की, और एक दशहरी होती है, आप जानते हैं कि नहीं। भारत में तो कई सारे हैं दोस्तों, भारत में उगाए जाने वाले आम की किस्मों में दशहरी है, लंगड़ा है, चौसा है, फजली है, बॉम्बे ग्रीन, बम्बई, ये सब नाम है। अल्फांसो, बैगनपल्ली, हिमसागर, केसर, किसान भोग, ऐसे बहुत सारे नाम है ना, जिसमें से अपने को इंपॉर्टेंट याद रखना है। तो रत्ना, जो रत्नागिरी महाराष्ट्र में होता है, ये अल्फांसो और दशहरी का क्रॉस है, संक्रमण है। नूरजहां प्रजाति के आम मैंने बताया था, अलीराजपुर जिले के काटियावाड़ अभ्यारण्य में अमराई है आम की बहुत सारी, तो वहां होता है ना। तो नूरजहां प्रजाति किसकी आम की किस्म है, याद रखना है। और सुंदरजा नाम की जो प्रजाति है आम की किस्म, ये रीवा जिले में होती है, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। गन्ना की बात करेंगे तो बाहुबली नाम का और श्रीमुख नाम का किस्म है गन्ने की। तो ये समझ में आ गया, इसको एक बार आपको देख लेना है बस, कभी क्वेश्चन बने तो अपने को बनना चाहिए। बात करते हैं अब मध्य प्रदेश में फसल क्षेत्र और कृषि जलवायु क्षेत्र को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फसल क्षेत्र को डिस्कस करेंगे, उसके बाद जलवायु क्षेत्र को। क्रॉप रिलीजन आप मध्य प्रदेश देखिए, तो देखिए मैप दिया हुआ है, इधर जो पूरब साइड है ये चावल क्षेत्र कहलाता है, ये गेहूं क्षेत्र, गेहूं और चावल क्षेत्र ये जो है ये वाला क्षेत्र है बुंदेलखंड वाला, और गेहूं क्षेत्र ये है आ गया दोस्तों मालवा का पठार, ये बीच में है ना। और पश्चिम में देखिए ज्वार और कपास क्षेत्र है, काली मिट्टी वाला ज्वार और कपास क्षेत्र। ये मध्य भारत का पठार जो है ये गेहूं और ज्वार क्षेत्र है, तो इसको एक बार देख लेना है ना। अब इसको देखिए, किसान कल्याण एवं कृषि विभाग द्वारा मध्य प्रदेश के फसल क्षेत्र में फसल क्षेत्र को 5 भागों में विभाजित किया गया है। क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, क्वेश्चन आ सकता है एमपीपीएससी की एग्जाम में, किसान कल्याण एवं कृषि विभाग द्वारा मध्य प्रदेश में फसल क्षेत्र को, याद रखना है जलवायु क्षेत्र को नहीं है, कृषि जलवायु क्षेत्र को नहीं है, फसल क्षेत्र को 5 भागों में विभाजित किया गया है। तो 5 भाग देख लेते हैं। देखिए धान और चावल का जो क्षेत्र है इसको देखते हैं। तो धान के लिए अपन जानते हैं इसके लिए ज्यादा वर्षा की आवश्यकता होती है, जून जुलाई में बोते हैं इसलिए, है ना। तो 100 से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है, और ये जो है लाल पीली मिट्टी की आवश्यकता होती है। और पूर्वी मध्य प्रदेश में होता है सीधी, सिंगरौली, डिंडोरी, बालाघाट और अनूपपुर जिले तरफ होता है ये पूर्वी मध्य प्रदेश में, जिसमें से बालाघाट को धान जिला भी कहते हैं दोस्तों, क्योंकि सर्वाधिक धान वहीं पे होता है बालाघाट जिले में। बात करें गेहूं क्षेत्र की, तो गेहूं में पानी थोड़ा सा कम लगता है, तो 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा लगती है इसमें, है ना। और गेहूं के लिए जलोढ़ मिट्टी, साधारण काली मिट्टी चल जाती है, यानी काम आती है। तो ये कहाँ पे है, मालवा के पठार में। इसी कारण तो गेहूं, मालवा के पठार को गेहूं की डालिया के रूप में भी जाना जाता है। ये जो केंद्रीय मध्य प्रदेश है, एक तो नर्मदा नदी के किनारे जो होशंगाबाद क्षेत्र है वहाँ सबसे ज्यादा गेहूं होता है, क्योंकि वहाँ पानी की व्यवस्था भी है ना। हरदा में होता है, खंडवा, नरसिंहपुर, भोपाल, सीहोर, ये सब मध्य क्षेत्र जो है ये गेहूं के उत्पादक अच्छे जिले हैं, है ना। तो गेहूं क्षेत्र भी समझ में आ गया। गेहूं और चावल क्षेत्र देखा जाए, जहां गेहूं भी हो सकता है और चावल भी हो सकता है। तो देखो 80 से लेके 120 सेंटीमीटर वर्षा जहां होती है वहां के लिए ये अच्छा है। तो ये मिश्रित मिट्टी में होएगा दोस्तों। मिश्रित मिट्टी हमने पढ़ा है बुंदेलखंड के पठार तरफ पाई जाती है, जिसमें सतना, पन्ना, रीवा, दमोह, कटनी ये सब जिलों में अच्छा होता है। बात करेंगे ज्वार और गेहूं क्षेत्र का, तो 50 से लेकर 80 सेंटीमीटर जहां वर्षा होती है वहां के लिए अच्छा है, जिसमें जलोट, कछारी मिट्टी आने की है। मध्य भारत के पठार की बात हो रही है और बुंदेलखंड क्षेत्र की बात हो रही है। तो देखो यहाँ पे छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी और मध्य क्षेत्र जो है ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, सोयापुर, शिवपुरी, ये क्षेत्र है जहाँ ज्वार और गेहूं क्षेत्र होता है। कपास की बात करेंगे तो कपास देखो 50 से लेकर 100 सेंटीमीटर की वर्षा की आवश्यकता होती है। कपास के लिए काली मिट्टी की आवश्यकता होती है। काली मिट्टी को कपासी मिट्टी या रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिमी मालवा, झाबुआ, अलीराजपुर में भी होता है। और जो निमाड़ क्षेत्र है वहाँ तो गहरी काली मिट्टी पाई जाती है और वहाँ तो कपास भरपूर होता है, इसीलिए तो कपास जिला खरगोन को कहते हैं दोस्तों, है ना। उसके अलावा बड़वानी, खंडवा, है ना, बुरहानपुर और मध्य भारत के पठार में नीमच और मंदसौर वाला जो क्षेत्र है थोड़ा बहुत
ये भी क्षेत्र आते हैं मध्य भारत में। तो ये हो गया। तो देखो यहाँ से वनडे एग्जामों में क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं अपने को, तो यही पूछा जा सकता है कितने भागों में बांटा गया है ना, फसल क्षेत्र को 5 भागों में, और उसके अलावा थोड़ा दिशा के हिसाब से याद रख लीजिए क्वेश्चन कभी बना तो। जैसे क्वेश्चन ऐसा बन सकता है मध्य प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र कौन सी कृषि के लिए फेमस है, या कौन सी कृषि होती है, चावल क्षेत्र, इस टाइप का बस याद रखना है अपने को, है ना। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें आ चुका है पीईबी की एग्जाम में। मध्य प्रदेश को 11 जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया, ये कई बार पूछा जा चुका है ना। मध्य प्रदेश को कितने 11 जलवायु क्षेत्र में, और यहाँ क्या था इसके पहले जो पढ़े थे अपन ने, फसल क्षेत्र में। फसल क्षेत्र पूछेगा तो 5 भागों में, और जलवायु क्षेत्र पूछेगा तो 11 जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो इसका देखो मैप बना हुआ है यहाँ पे, 11 पूरे 11 को बताया गया है ना। देखो सबसे पहले छत्तीसगढ़ का मैदान यहाँ शुरू हो गया, तो बालाघाट में चावल होता है। दूसरा देखो छत्तीसगढ़ का उत्तरी मैदान ये है ना। इसको आप देख सकते हैं एक बार, नर्मदा घाटी मध्य निमाड़ क्षेत्र, ये सतपुड़ा का पठार वाला क्षेत्र है ना। विंध्य का पर्वतीय क्षेत्र यहाँ पे, बुंदेलखंड क्षेत्र ये है, कैमूर पठार व सतपुड़ा पहाड़ी, ये देखो ग्रिड क्षेत्र, ये जो ऊपर वाला मध्य भारत का पठार है उसको ग्रिड क्षेत्र कहेंगे। मालवा का पठार ये हो गया, झाबुआ की पहाड़ी मैदान और निमाड़ का मैदान, इसको एक बार देख लो बस, है ना। उसके बाद इसको पढ़ के बता देता हूँ मैं आपको। देखो छत्तीसगढ़ का मैदान जो है दोस्तों, छत्तीसगढ़ आप जानते होंगे आपसे हमारे से अलग हो गया मध्य प्रदेश से, और छत्तीसगढ़ में धान सबसे ज़्यादा होता है। अब छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहते हैं, है ना। उसको उपनाम दिया गया धान का कटोरा, ज़्यादा धान होने की वजह से। लेकिन चावल उत्पादन में प्रथम स्थान पर पश्चिम बंगाल है दोस्तों, है ना। इसको उपनाम दिया गया, लेकिन चावल उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है, पश्चिम बंगाल का है। तो छत्तीसगढ़ का मैदान जो है इस क्षेत्र के अंतर्गत बालाघाट जिला शामिल है, चावल क्षेत्र है, चावल उत्पादक क्षेत्र है। और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा धान कहाँ होता है, बालाघाट में ही होता है। बालाघाट को धान जिला भी कहते हैं। छत्तीसगढ़ का उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र देखो, तो छत्तीसगढ़ का उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत शहडोल, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, उमरिया जिले, सीधी, सिंगरौली जिले प्रमुख भाग आते हैं। इस क्षेत्र में चावल, सोयाबीन आदि फसलें उगाई जाती है। तो सोयाबीन भी थोड़ा बहुत होता है, लेकिन चावल सबसे ज़्यादा उगाया जाता है दोस्तों। कैमूर का पहाड़ी क्षेत्र और सतपुड़ा का पहाड़ी क्षेत्र अगर देखा जाए तो रीवा, देखो रीवा, सतना, पन्ना, जबलपुर, सिवनी, कटनी व सीधी शामिल है। गेहूं व चावल क्षेत्र के लिए में उगाए जाते हैं इसमें। मध्य नर्मदा घाटी में देखेंगे तो नरसिंहपुर हो गया, होशंगाबाद, पूर्ण रूप से सीहोर व रायसेन, अशांत शामिल है। इसमें मुख्य गेहूं क्षेत्र है, इसलिए सर्वाधिक गेहूं होशंगाबाद में होता है ना। विंध्य का जो पठारी क्षेत्र है उसको देखेंगे तो इसके अंतर्गत भोपाल, सागर, दमोह, विदिशा जिले पूर्ण रूप से, रायसेन, सीहोर, गुना, अशांत शामिल है। इसमें मुख्य गेहूं होता है और चना होता है। तो विंध्य का पठारी क्षेत्र के बाद देखो ग्रिड क्षेत्र, तो जो ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर, अशोकनगर जिले हैं दोस्तों, उसमें गेहूं, सरसों, ज्वार, यानी मोटे अनाज ज़्यादातर होते हैं, जैसे गेहूं, सरसों, ज्वार, है ना, सरसों, ज्वार, ये सब वहाँ होते हैं मध्य भारत के पठार में। बुंदेलखंड के पठार में देखा जाए तो छतरपुर, दतिया, टीकमगढ़ जिले हैं, शिवपुरी जिले शामिल है। इसमें मुख्य रूप से ज्वार, तिल और गेहूं का क्षेत्र है। ये मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। ज्वार, तिल और गेहूं का क्षेत्र है। सतपुड़ा का पठारी मैदान देखेंगे अपन तो बैतूल, छिंदवाड़ा शामिल है। इसमें मुख्य रूप से देखो एक तो मक्का छिंदवाड़ा में है ना, ज्वार और गेहूं का क्षेत्र है ये भी। मालवा का पठार देखा जाए तो मालवा का पठार देखो नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर मालवा, राजगढ़, ये पूर्ण रूप से धार, झाबुआ, आसाम शामिल है। इस क्षेत्र में सोयाबीन के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए तो मालवा के पठार में सर्वाधिक सोयाबीन होता है मध्य प्रदेश में। गेहूं भी होता है, सोयाबीन भी होता है। निमाड़ क्षेत्र की बात करेंगे तो निमाड़ क्षेत्र में गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी वाला जो एरिया है वो निमाड़ क्षेत्र कहलाता है ना। इस क्षेत्र में कपास और मूंगफली का उत्पादन होता है जोरदार तरीके से। कपास, और कपास जिला खरगोन को बोलते हैं, है ना। झाबुआ पहाड़ी क्षेत्र देखो तो झाबुआ धार जिले में कुछ क्षेत्र शामिल है। इस क्षेत्र में मुख्यतः कपास, ज्वार का उत्पादन हो रहा है ना। तो कपास का भी होता है झाबुआ तरफ और ज्वार का भी होता है। तो झाबुआ का पहाड़ी क्षेत्र, तो यहाँ से देखो अपने को ये दिशा के हिसाब से आपको, अगर आपने मध्य प्रदेश की मिट्टी पढ़े हैं, कृषि पढ़े हैं, तो आपको एक माइंड में इमेज बन जाती है कि किस प्रकार से अपने को इसको याद रखना है ना। तो बस ये वाला याद इंपॉर्टेंट रखिए। 11 जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। इसके पहले पढ़े थे अपन ने 5 फसल क्षेत्रों में बांटा गया है। क्वेश्चन आ सकता है बस। तो इस तरीके से मैंने एक ही लेक्चर में पूरा तरीके से, यानी एक ही लेक्चर में पूरा कृषि वाला, मध्य प्रदेश से कृषि से रिलेटेड वाले टॉपिक को कवर किया हूँ। यहीं से एमसीक्यू के रूप में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अपने को आपको समझ में आ गया होगा। ये एक वीडियो ही काफ़ी है मध्य प्रदेश में कृषि से रिलेटेड, काहे कि आपकी एक समझ विकसित हो जाएगी और आप जो क्वेश्चन आएंगे उसको सही कर पाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।